एपिसोड की स्टार्टिंग में लिंगलिंग को दिखाया जाता है जो कि उसके पास कोई बंदा आता है और उससे कहने लगता है कि मुझे लगा था कि जब तुम्हें इस मैनर से एक्सपेल्ड कर दिया जाएगा तो तुम अपने रहने के लिए कहीं पर जगह ढूंढ लोगी, लेकिन किसे पता था कि मैं तुम्हारे यहाँ पर आकर मिल जाऊंगा। कितनी ज्यादा बुरी किस्मत है। ये बात सुनने के बाद लिंगलिंग को काफी गुस्सा आती है और कहने लगती है कि सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे कभी भी उस मैनर से एक्सपेल्ड करा नहीं गया था, मैं खुद अपनी इच्छा से उस जगह को छोड़कर गई थी। दूसरी बात यह है कि मैं बिल्कुल भी अनलक्की नहीं हूँ तुम जैसे डिस्पेशल लोगों के मुकाबले में। ये बात सुनकर ये बंदा उसका मजाक उड़ाते हुए रुकता नहीं और उससे क्या लगता है कि अगर तुम्हारे पास वाकई में इतनी एबिलिटी है तो आखिरकार हमारा जो मिंग यू मैनर है उसने तुम्हें रखा तो रखा क्यों नहीं। हमारे उस माउंटेन विला का इलाका बहुत ज्यादा बड़ा है, तुम जैसे लोगों को रखने के लिए कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए थी। वो लोग बस तुम्हारे प्राइड को चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे, इसलिए तुम्हें तुम्हारी इच्छा से रिजाइन करने का तुम्हें मौका दिया है। तुम अपने आप को ज्यादा ना समझो, तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। तुम्हें लगता है कि तुमको ज्यादा सीरियस नहीं लेती इस मैटर को, और मजाक उड़ाने के बाद जोड़ जोड़ से हंसना चालू कर देते हैं और कहने लगते हैं कि वे तो हम है जो कि काफी अनलक्की महसूस करते हैं, हम तुमसे आकर यहाँ पर मिल चुके हैं। किसे पता था कि तुम इस तरीके से रोना चालू कर देगी। जरा इसे देखो, इसे तकल देखकर लगता है कि जब भी जोड़ते जोड़ते रोने लगेगी। इसको देखकर लिंगलिंग उससे क्या लगती है चिल्लाते कि तुम्हें तो दूर जाने की जरूरत नहीं है। जब उनका मजाक चल ही रहा होता है पीछे से कोई आकर चिल्लाते हुए क्या लगता है कि फेलर डाविस्ट, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन जो टाइमिंग है इस फोर्थ सिंबल रीम फॉर्मेशन सेरेमनी का वो खत्म होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा बचा हुआ है, तो तुम जल्द से जल्द जो जो रजिस्टर करना चाहते हैं वो रजिस्टर कर लो। जब भी टाइमिंग अनाउंस हो जाती है तो जिन दो लोगों को लिंगलिंग ने बचाया था वो आकर उसका धन्यवाद करते हुए उससे कहने लगते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे ब्रदर को और हमें बचाने के लिए हमारे यहाँ पर आगे खड़ी हो, लेकिन जो सेरेमनी का समय है वो स्टार्ट होने वाला है, तो ये इंपॉर्टेंट समय बर्बाद नहीं कर सकते हो। हमारा जो मेन काम है उस पर फोकस करना चाहिए। ये सुनकर लिंगलिंग उससे कहने लगती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि मैं अपने लिए ये सब कर रही हूँ। लेकिन तुम बिल्कुल बात तो सही कह रहे हो, जो मेन इंपॉर्टेंट काम है हमें वो निपटाना चाहिए। और जब लिंगलिंग वहां से जा रही होती है तो वो पीछे से उसकी बेइज्जती करते हुए उससे कहने लगते हैं कि तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम बस एक यूजलेस स्पिरिचुअल रूट की बंदी हो जिसे हमारे सेक्ट से एक्सपेल कर दिया जा चुका था। आखिरकार उसको किसी सेक्ट के या अफिलिएशन में कैसे जा सकते हैं और बिना उसके ये फोर्थ सिंबल रिफॉर्मेशन सेरेमनी में पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं। तो मैं तो लगता है कि इस बंदे को लात मार के बाहर भगा देना चाहिए। ये बात सुनकर लिंगलिंग उससे कहने लगती है कि मैं कुनफिंग वैली की डिसिपल हूँ, यानी कि एनलाइटमेंट वैली की, दोनों का नाम एक ही है, बस कुनफिंग कह दिया है एनलाइटमेंट वैली को, तो आप समझ जाना। और कहती है कि मेरे पास मेरे खुद का सेक्ट है और मेरे खुद के एफिलिएशन है, इससे तुम्हारा कुछ भी लेना नहीं है, तुम बाकी में बहुत ज्यादा अनलक की चीज हो। इस बात को सुनकर इस बंदे को काफी ज्यादा ईगो पर लग जाती है और कहने लगता है कि तुम किस एनलाइटमेंट वैली की बात करने में लगी हुई हो, मैं तो इसके बारे में कभी भी नहीं सुना है। पीछे से हमारा एमसी और उसका डॉग सारी की सारी बातों को सुनने में लगा और वह सुनते हैं कि ये बंदे कहने में लगे हुए तुम किस तरीके की चिकन सेट के बारे में बात करने में लगे हुए हो। क्या तुम यहाँ पर तुम्हें बाकी में लगता है कि जो सुपरवाइजर इंस्टीट्यूट है वो तुम जैसे लोगों को पार्टिसिपेट करने की परमिशन भी देगा। ये बात सुनने के बाद इस डॉगी को काफी तो गुस्सा लगती है और वो उससे पूछने लगता है कि मैं से जाकर खा लूं, तो एमसी उसे वहीं पर रोक देता है। लेकिन वो पीछे से उसकी बेइज्जती करना रुकते नहीं है, चिल्लाते उससे कहने लगता है कि तुम तो सिर्फ और सिर्फ विल्ड चिकन हो, सेक्ट और सिर्फ यूजलेस स्पिरिचुअल रूट की बंदी हो, तुम क्या ही बिगाड़ सकती हो। तुम्हें बाकी में ऐसा लगता है कि तुम साइट को ज्वाइन कर लिया है तो तुमने पावरफुल बन चुकी हो, तुम तो किसी ऐसी साइट को ज्वाइन कर रखा होगा जो कि बिल्कुल तुम्हारे जैसा यूजलेस होगा। आखिरकार कौन सी ऐसी वेस्ट जगह होगी जो तुम जैसे कचरे को अपने साथ लेना चाहती हो। तुम किस एनलाइटमेंट वैली की बात करने में लगी हुई है, वो भी गार्बेज होगा। इतनी बेइज्जती सुनने के बाद लिंक बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाती और उस बंदे के चेहरे पर जोरदार पंच मार देती है, जिससे कि वो बंदा दूर जाकर गिरता है एक ही पंच में, और कहती है कि तुमने वाकई में बे मतलब की बेइज्जती करने में लगे हुए हो, रिपीटेडली इंसल्ट करने में लगे हुए हो। तो मेरी इंसल्ट कर सकते हो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुमने सेट की इंसल्ट की ना तो मैं डेफिनेटली तुम सभी को बुरी तरीके से पीटने वाली और कभी भी माफ नहीं करने वाली, और उनको गंदी तरीके से पीटना चालू कर देती है। और सभी के सभी लोग बुरी तरीके से मार खाने के बाद पूरी तरीके से कंफ्यूज होते हैं। और जिन लोगों की जान बचाई थी लिंगलिंग ने वो भी इसको देखकर शौक होते हुए कहने लगते हैं कि ये हीरोइन देखने में तो काफी कमजोर लगती है, लेकिन कैसे पता था कि ये कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकलेगी। लेकिन इसकी जो लेग वर्क वाली टेक्निक है वो कुछ जाने पहचाने से नहीं लग रही, क्योंकि ये कुत्ते वैसे ये तो मार खा के आए थे बिल्कुल। इतना पिटने के बाद भी इन लोगों को शर्म नहीं आती और वो खांसते हुए चिल्लाते हुए उससे कहने लगते हैं कि ये जो गर्ल है इसका तो यूजलेस स्पिरिचुअल रूट नहीं हुआ करती थी, आखिरकार ये अचानक से इतनी पावरफुल कैसे बन गई। इसका जो पंच है वो देखकर तो मुझे रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिला। इस बात को जानने के बाद लिंगलिंग खुद शॉक हो जाती है और उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या चलने में लगा हुआ है। और मन में सोचते हुए कहने लगते कि मैंने इंस्टिंक्टिवली सिर्फ और सिर्फ उन्हीं मूव्स का ट्राई किया था जो कि मेरे सेकंड सीनियर ब्रदर ने मुझे सिखाया था, लेकिन किसे पता था कि इतने पावरफुल मूव्स होंगे। मानना पड़ेगा सेकंड सीनियर ब्रदर वाकई में जीनियस है, और सेकंड सीनियर ब्रदर ने मुझसे बिल्कुल सही कहा था कि जो भी मुझे बुली करेगा मैं उसे जाकर डायरेक्टली फाइट कर सकती हूँ। अब लगता है कि अब फाइट करने का समय आ चुका है।
ये बात सुनकर डॉग भी काफी एक्साइटमेंट से भर जाता है, लेकिन उसकी इतनी तेज आवाज हमारी लिंगलिंग सुन लेती है और कहने लगती है कि ये जानी पहचानी आवाज कहाँ से आई। लेकिन वो दोनों के दोनों वो पूरा का पूरा ग्रुप मार खाने के बाद उससे कहने लगता है कि तुम बास्टर्ड कहीं के, तेरी हिम्मत कैसी है हमें हिट करने की, तुम क्या मरना चाहते हो हमारे हाथों से। तो लिंगलिंग उससे कहने लगती है कि अच्छा तो तुम और भी मार खाना चाहते हो मेरे हाथों से। लेकिन इस बात से इस बंदे को काफी गुस्सा आ जाती है, चिल्लाते उससे कहने लगता है कि तुमने मुझे वाकई में बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दी है, लगता है कि आज मैं तुझे बिल्कुल सबक सिखाने वाला हूँ। आज मैं अपनी सबसे पावरफुल मूव सोल फायर टेक्निक का इस्तेमाल करूंगा तुम्हारे खिलाफ। इसको देखकर ये लिंगलिंग भी काफी तक घबरा जाती है, लेकिन तब भी वहां पर अनाउंसमेंट होता है कि जो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन है तुम सभी के सभी फेलेड है। जिस बात को सुन लो कि जो 4 सिंबल रू फॉर्मेशन सेरेमनी है वो उसका समय खत्म होने वाला रजिस्ट्रेशन का। जो लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो जल्दी जल्दी यहाँ पर आ जाओ और एक साथ रजिस्टर करने के लिए आ सकते हो। पहले आएगा पहले उसे मौका मिलेगा, जो बाद में आएगा उसे एडमिट करने के लिए बिल्कुल भी परमिशन नहीं दी जाएगी। तो जल्दी आ जाओ। और एक साथ उसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को रिलीज कर दिया जाता है, जिससे कि पूरी की पूरी भीड़ उस पर रजिस्टर करने के लिए भागने लगती है। और लिंगलिंग इसको देखकर पूरी तरीके से कंफ्यूज और समझ नहीं आ रही क्या चल रहा है। इतनी ज्यादा भीड़ होने के कारण सभी के सभी लोग उसकी तरफ जा रहे होते हैं। तो जिस टेक्निक का इस्तेमाल वो बंदा करने वाला होता है, टकराए के कारण वो उसकी टेक्निक वहीं पर रिलीज हो जाती है। और चिल्लाते बस इतना ही क्या पता है कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओगे। तुम्हें तो पता ही होगा जब भीड़ आती है तो कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता, और उस बंदे को कुचलते हुए भीड़ आगे निकल जाती है और वो बंदे कुछ भी नहीं कर पाते हैं उसके सामने। यहाँ तक कि हमारे लिंगलिंग भी उसका मजाक उड़ाते हैं, उसके अंटों को फोड़ती है, उससे कहने लगती है कि मेरे लिए रजिस्ट्रेशन करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बात देखकर हमारा एमसी भी काफी खुश होता है और डॉग भी उससे कहने लगता है कि ये काफी ज्यादा लेट हो चुका है। लेकिन सडनली यहाँ पर जो लाइन लगाने की चीज थी वो अचानक से इतनी ज्यादा इंस्टीट्यूट ने अनरिलायबल कैसे कर दी। मुझे बाइली पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता, वो इतना ज्यादा अनरिलायबल है, बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं है। लेकिन अचानक से इसने इसकी प्रोसेस तेज कैसे कर दी। ये बात हमारे एमसी को भी हजम नहीं होती, तो मन में सोचते हुए कहने लगता है कि जो ओल्ड 6 है वो वाकई में बहुत ज्यादा अनरिलायबल है, लेकिन कभी भी इस तरीके से अपनी सिचुएशन को मैसअप नहीं किया है जब तक इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो, खासकर उसके लिए। तो लगता है कि उसके पास कुछ ना कुछ तो ऐसा इंपॉर्टेंट हो गया होगा जिससे कि वो उसकी प्रोसेस को तेज करना चाहता होगा। लगता है कि मुझे ओल्ड 6 के पास जाना पड़ेगा उससे बात करने के लिए। डॉगी तुम जाओ और लीलिंग को फॉलो करो। ये बात सुनकर डॉगी काफी सरप्राइज कंफ्यूज होता है, उससे पूछता है कि तुम मेरे साथ नहीं आने वाले हो। मुझे लगता है कि जो मिंगयू मैनर के इतने भी लोग थे वो काफी ज्यादा पेटी है और वो वापस से जूनियर ब्रदर पर अटैक करने के बारे में जरूर सोचेंगे, जूनियर सिस्टर पर अटैक करने के बारे में। ये सुनकर एमसी उससे कहने लगता है कि वो चाइल्ड काफी ग्रो हो चुकी है, वो अपने आप को संभाल सकती है। जब डॉगी उसे वहां से जाती है और देखता है तो वो काफी कंफ्यूज होता है और कह रहा होता है कि तुम मुझे इस तरीके से जाने के लिए कहने में लगे हो, और तुम्हें तो पता ही हो कि मैं एक ऐसा डॉग हूँ जिसने टाव को अटेंड कर लिया, लेकिन तुम्हारे ऑर्डर्स को मुझे फॉलो करना पड़ रहा है। मिस्टीरियस मिस्ट फॉरेस्ट को दिखाया जाता है, लिंगलिंग वहां पर घूमने में लगी हो तो बताते हैं कि जो 4 सिंबल वॉशिंग एरे सेरेमनी है वो ऑफिशियली यहाँ पर स्टार्ट होती है। असेसमेंट की जो लोकेशन है वो मिस्टीरियस मिस्ट के फॉरेस्ट में है और असेसमेंट मेथड है पॉइंट बेस्ड रहने वाली है। एक बार जो सेरेमनी स्टार्ट हो जाएगी तो सभी के सभी भी पार्टिसिपेट हैं वो अपने पॉइंट के हिसाब से रैंकिंग में स्कोर करेंगे। जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर करने वाला है वो रिसीव करेगा मिस्टीरियस प्राइज, जो कि 6 डिवीजन के सुपरवाइजर कोड के तो मैंने प्रोवाइड कराया जाएगा और एक सुपरवाइजर कोड में पोजीशन मिल जाएगी ऑफिशियल। और जैसे ही तुम मिस्टीरियस मिस्ट फॉरेस्ट में एंटर कर जाओगी तो मैं रैंडमली एनकाउंटर करोगी कई सारे डीमन से और स्ट्रेंज बीस्ट है मॉन्स्टर से। तुम सभी को उनको मारना होगा और उन्हें मारने के बाद तुम्हें कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। उन पॉइंट्स पर डिपेंड करता है कि तुम क्या रैंक रहने वाली है और तुम्हारी स्ट्रेंथ पर तुम इस मॉन्स्टर को मारने में कामयाब रहोगी। इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर डीमन रहेगा उतने ही ज्यादा तुम्हें पॉइंट्स मिलेंगे और वीक डीमन सिर्फ और सिर्फ छोटे अमाउंट्स में पॉइंट्स तुम्हें प्रोवाइड करवाएंगे। और जो इमोर्टल टोकन तुम्हें रिसीव हुआ है रजिस्ट्रेशन पॉइंट पर, वहां पर तुम जितनी भी डीमंस को मारोगी उसके अनुसार तुम्हें पॉइंट्स रिसीव होते जाएंगे, उसमें कलेक्ट होते जाएंगे। और एक बात पूरी की पूरी सेरेमनी जब खत्म हो जाएगी तो जो इमोर्टल टोकन है तुम उनका इस्तेमाल कर सकते हो उन्हें कैलकुलेट करने के लिए तुम्हारे पॉइंट्स को, और तुम्हें अपने इस टोकन को जितना ज्यादा हो सके उतना सेफ रखना है। ये बात जानकर वो काफी एक्साइटमेंट से भर जाती है और चलने लगती है और क्या लगती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे अपने साइड को ग्लोरी लाने के लिए फर्स्ट प्लेस पर आना होगा और मुझे भी पावरफुल बनना है। और तभी दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी भी उस जंगल में आ जाता है। जब वो वहां से जाता है तभी एक मॉन्स्टर हमारे एमसी पर पीछे से अटैक कर देता है ताकि वो उसे मार सके, लेकिन इतना ज्यादा नॉइज सुनने के बाद उसको काफी गुस्सा आ जाता है और उसे की पंचे में उस मॉन्स्टर को वहीं पर हरा देता है। आसपास कितने भी छोटे मॉन्स्टर है जब उसको देखते हैं तो वो पूरी तरीके से कंफ्यूज और काफी ज्यादा डर जाते हैं। और जहां तक कि नॉर्मल बंदे होते जो फाइट कर रहे होते हैं वो भी जब इतने ज्यादा डीमन को उसके सामने मरते हुए देखता है तो वो काफी शॉक होकर वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसको देखकर एमसी कहने लगता है कि ये बंदा ऐसे ही बेहोश हो चुका है, अगर मैं यहाँ से नहीं गुजर रहा होता तो शायद इस बंदी को अभी तक मॉन्स्टर के द्वारा खा लिया जा चुका होता। मैं यहाँ तक इसको देखकर अंदाजा लगा सकता हूँ कि जो ओल्ड 6 है वो क्लियरली इस सेरेमनी का इस्तेमाल कर जितने भी आसपास के डीमंस है उन्हें सब्जुकेट करना चाहता है और मॉन्स्टर को हराना चाहता है, क्योंकि इसमें जितने ज्यादा लोग होंगे वर्क करेंगे उसके लिए फ्री में, उतना ज्यादा उसके लिए फायदेमंद रहेगा। आजकल के लोग वाकई में एक नंबर की
बेवकूफ है। तभी अचानक से उसकी नजर एक फॉर्मेशन पर जाती है जो कि ये सारी की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही होती है। इसको देखकर वो कंफ्यूज होते हुए कहने लगता है कि जो स्मॉल फॉर्मेशन है वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अकेली यही फॉर्मेशन नहीं है, बल्कि में और भी फॉर्मेशन आसपास, और वह एक एक कर सभी फॉर्मेशन को रिपीट कर देखने लगता है। ये सारे के सारे जो स्मॉल फॉर्मेशन है वो किसी एरे की आंख है, किसी एरे की आई है। मेन पॉइंट, जितना ज्यादा लार्ज एरे आई होगी उतना ज्यादा 4 एरे गेट्स खुलते जाएंगे और अंत में आकर वो सारे के सारे स्मॉल एरेज हैं वो कंबाइंड होकर बहुत बड़ा सिंबल वॉशिंग एरे बनाते हैं। और इस फॉर्मेशन को देखकर मुझे लगता है कि ये इंटरसेक्टेड और इंटरकनेक्टेड है, और इससे साफ साफ पता चलता है कि इसमें से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सप्रेशन इफेक्ट आता है। इसे ज्यादातर यूजुअली यूज किया जाता है कई सारे पावरफुल डीमन किंग को सील करने के लिए, या फिर मॉन्स्टर बीस्ट को सील करने के लिए, और अदर टेरिफाइंग क्रीचर्स को। लेकिन मुझे ये बात नहीं समझ आ रही है कि जो ओल्ड 6 बेली है वो इतना जल्दबाजी क्यों मचाने में लगा हुआ है। क्या इस सील के साथ कुछ गड़बड़ हो गई है? तभी पीछे से कुछ बातें करते लोग निकलते हुए कहने में लगे हुए होते कि मुझे जल्द से जल्द उस यूजलेस सी लिंगलिंग को ढूंढना होगा, और हमारा एमसीयू लोगों को ढूंढ लेता है जिससे कि उसकी फाइट होने में लगी हुई थी। उनको देखकर कहने लगता है ये सभी के सभी लोग तो उस महंगी हुए मैनर से हैं। वो बंदा मार खाने के बाद गाली देते हुए गुस्सा करते हुए लिंगलिंग के बारे में कह रहा होता है कि तुम सभी के सभी यूजलेस क्रीचर की इतनी हिम्मत कैसे मुझे ह्यूमिलेट करने की। मैं उस बंदी को ढूंढकर अपना बदला उससे जरूर लूंगा अभी, और 100 गुना उससे मतलब हिसाब चुकाऊंगा। ये बात सुनकर उसका साथी उससे कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है ब्रदर। यहाँ पर जब मैं रास्ते में आने में लगा तो मैंने सुना है कि 6 डिवीजन के लोग हैं, सुपरवाइजर है, कोर्ट के जितने भी मेंशन है वो स्वयं के आसपास फिरने में लगे हुए हैं, और पूरे के पूरे मिस्टीरियस फिस्ट फॉरेस्ट में यहाँ पर सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड जो डिमोनिक एनर्जी इकट्ठी होने में लगी स्ट्रॉन्गेस्ट वो इस जगह पर, और यहाँ पर कई सारे पावरफुल डिमोनिक पावर मॉन्स्टर्स मौजूद होंगे। हम इन डिमोनिक मॉन्स्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं उससे निपटने के लिए। अगर हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं तो इन डिमोन बीस्ट का इस्तेमाल करेंगे उससे निपटने के लिए। बात उनका दूसरा बंदा भी खुश होते हैं, उससे कहने लगता है कि तुम्हारी टेक्निक तो वाकई में काफी ज्यादा फायदेमंद रही ब्रो, तुम तो काफी ज्यादा ब्रिलियंट हो। ये बात सुनकर वो कहने लगता है कि तुम किसका इंतजार करने में लगे हो, तुम बाकी सभी के सभी यूजलेस हो, जल्दी से जाओ और उस लड़की को ढूंढकर उस स्वयं के पास लेकर आओ। लेकिन हमारा एमसी उनके प्लान को नोटिस कर लेता है और सुन लेता है, और कहने लगता है अपने आप से उनके प्लान को सुनने के बाद लगता है कि वे सभी के सभी लोग लिंगलिंग को टारगेट करना चाहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ जो डॉगी को मैंने भेजा उसे प्रोटेक्ट करने के लिए वो अच्छी तरीके से उसे प्रोटेक्ट करेगा। और मेरे लिए सबसे ज्यादा मोस्ट प्रेसिंग इशू कुछ और नहीं बल्कि मैं इस फॉर्मेशन के बारे में इन्वेस्टिगेट करने का, और पीछे से कुछ लोग उस पर नजर बनाकर रखे हो, लेकिन एमसीयू से नोटिस करने में कामयाब रहता है। चलाते हुए कहने लगता है कि कौन है वहाँ पे। तभी अजीब से दिखने वाली चीज उसके पास आने लगता है, इसको देखकर लगता है कोई ह्यूमन है, और वो कहने लगता है कि यहाँ पर एक ग्लोरियस सैक्रिफाइस सेरेमनी होने वाली है, और जो हमारा ग्रेट किंग है हमें उसे ऑफर जिंदा करने के लिए अपनी जिंदगी दाव पर ऑफर करने के लिए तैयार हो, और जितनी ज्यादा हम उसे ऑफर करेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। जब तक हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। और किसी ज़ॉम्बी की तरह दिखने में लगा हुआ है, जिसको देखकर एमसी पूरी तरीके से कंफ्यूज होता है और कहने लगता है कि ब्रो क्या तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है। लेकिन वो बंदा अपने आप को मारने लगता है और कहने लगता है कि अगर मैं अपने किंग को बर्थ देना चाहता हूँ दोबारा से तो मुझे अपने आप को ब्लेसिंग के लिए ऑफर करना पड़ेगा। जिसको देखकर एमसी काफी सरप्राइज होता है और उस पर अटैक करता है। उससे कहने लगता है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है, इस बंदे को कंट्रोल किया जा रहा है, और एक फिस्ट मारकर उसका दिमाग ठिकाने पर ला देता है। लेकिन पंच मारने का वो बंदा वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है, और बेहोश करने के बाद एमसी कहता है कि इसकी मैंने मर्डन्स को सील कर दिया है तो तुम यहाँ पर कुछ समय के लिए सो सकते हो आराम से। लेकिन तुम्हारी स्टेट को देखकर ऐसा लगता है कि ये कोई नॉर्मल एन्चेंटमेंट नहीं लग रहा है, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ये कोई डीमन है। तभी एक उड़ता हुआ कबूतर हमारे एमसी के पास आता, जिसके पास एक लेटर है, जिसको देखकर वो कहने लगता है कि ये तो ओल्ड एट्थ का रिप्लाई है ना, और वो उस पिजन से उस लेटर को लेकर पढ़ने लगता है। मैं भी तो देखना चाहता हूँ कि आखिरकार जो ओल्ड सेक्स है वो यहाँ पर क्या प्लानिंग करने में लगा हुआ। लेकिन इस लेटर को पढ़कर एमसी काफी सरप्राइज से भर जाता। जब उसे इसके बारे में पता चलती है तो वो काफी शौक के मारे वहां से काफी घबराते हुए चिल्लाते हुए दौड़ भागना चालू कर देता है, और वो लेटर वहीं जलकर राख हो जाता है। दूसरी तरफ लिंगलिंग अभी भी फाइट करने में लगी हुई उन सभी और काफी डिमंस को मारने के बाद मन में सोचते हुए कहने लगता है कि अगर मैं इस बन को कलेक्ट कर लेती तो मेरे पास टोटल मिलाकर 5 हो जाएंगे, और मेरे जो सीनियर ब्रदर्स हैं मैं कभी भी उन्हें लुक डाउन नहीं करने दूंगी अपने ऊपर। मेरी जो अलाइनमेंट वैली है वो भी काफी ज्यादा रेपुटेशन बढ़ जाएगी उसकी। लेकिन तभी अचानक से उड़ता हुआ तालिस्मान उसकी तरफ जाता है, जिससे अपने आप को बचाने के लिए वो किस तरीके से डॉज कर देती है, और पीछे मुड़कर देखती है और पूछती है कि आखिरकार किसकी हिम्मत आ गई मुझे परेशान करने, किसने किया मुझसे। तभी वो 3 नमूने आकर उससे कहने लगता है कि कचरा हमेशा कचरा ही रहेगा, यहाँ तक कि तुम स्मॉल डीमंस को भी मारना तुम्हारे लिए इतना डिफिकल्ट होने में लगा हुआ है। तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि तुम इतना लीड ले सकती हो और तुम सपना देखना बंद करो। ये बात सुनकर लिंगलिंग को काफी गुस्सा आती है, उससे कहती है कि तुम अपना जो माउथ है उसे बंद कर लो, तुम बहुत ज्यादा गंदगी मार रहे हो और कुछ नहीं। तुम्हारा क्या काम है, तुम मेरे पास क्यों आए हो? आज मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मेरी जो ट्रेजर स्वॉर्ड है जैसे मेरे सेकंड सीनियर ब्रदर के द्वारा खुद अपने हाथों से बनाया गया है, उससे मैं सबक सिखाने वाली हूँ तुझे। इसे देखकर वो तीनों घबरा जाते हैं और वो कहने लगता है कि इस ट्रेस के पास आखिरकार इतना ज्यादा पावरफुल वेपन कहाँ से आया, ये पीएलएस ट्रेजर स्वॉर्ड कहाँ से आई है। और जब लिंगलिंग स्वॉर्ड निकालती है तो हमें पता चलता है कि ये तो काफी ज्यादा मजाकिया वाली स्वॉर्ड होती है, और ये तो कैंडी आओ है और मजाक उड़ाते हैं, जोर जोर से हंसने लगते हैं। और उससे कहने लगता है कि बस तुम्हारे पास इतना ही है, तुम्हें इसे देख देख कर मैं वाकई में हंस के मर जाऊंगा। इसको देखकर लिंगलिंग भी शौक हो जाती है, और वो बंदे उसका और मजाक उड़ाते हैं। उससे कहने लगता है कि जैसा कि हमने सोचा था ये वाकई में इसके ट्रेजर सेट के द्वारा ट्रेजर कचरा ही दिया जाता है इसको। लेकिन जिससे लिंगलिंग को काफी गुस्सा आ जाती है और फुल पावर में उसको पावर को रिलीज कर देती है।
और कहने लगते हैं कि तुम किस बात को देखकर इतना ज़्यादा हंसने में लगे हो। अगर मेरे पास कैंडी हाउ मुझे दी गई है मेरे सीनियर ब्रदर के द्वारा, तो मैं फिर भी इसका इस्तेमाल करके तुम्हें बुरी तरीके से पीट सकती हूँ। इसको देखकर इन बंदों को गुस्सा आ जाती है तो टीम अप कर उससे कहने लगते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी तुम जैसे कचड़ों को हम पर अटैक करने की। आज मैं तुम्हें अपने म्यूटी और फौज का वेपन का मजा सिखाने वाला हूँ, जिसे 10,000 ईयर ओल्ड ब्लैक आयरन के द्वारा बनाया गया है। लेकिन लिंगलिंग की स्वॉर्ड इतनी फास्ट और इतनी धारदार होती है कि उसने कैंडी डास स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करके उसके वेपन के दो टुकड़े कर दिए थे। ये बात इस टकलू को पता चलती है तो वो वहीं पर रोना बैठ जाता है और कहने लगता है कि मेरा हैमर, इसकी स्वॉर्ड किस चीज से बनी हुई है कि इसने मेरे हैमर के दो टुकड़े कर दिए थे आसानी से। इसको देखकर उसका साथी उसे घसीट कर ले जाता है और कहने लगता है कैसे इस बात का फर्क पड़ता है कि जैसा अपना प्लान था उसे फॉलो करो। और लिंगलिंग को गुस्सा दिलाने के लिए उसकी बेइज्जती करते हो और कहने लगते हैं कि तुम कचरा हो कचरा, अगर तुम्हारे पास वाकई में इतनी हिम्मत है आकर मेरा पीछा करो। लिंगलिंग उनकी बातों में फंस जाती है और उनका पीछा करने लगती है। तभी डॉग भी ये सब देखता है और उससे कहने लगता है कि इस लड़की का जो टेम्परमेंट है वो वाकई में बिल्कुल हमारे सेकंड सीनियर ब्रदर की तरह है। जिस तरीके से वो एक्ट करने में लगी इतना बुरा भी नहीं है। लगता है कि मुझे यहाँ पर अपना मूव करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और पीछे से एक मॉन्स्टर उसको नजर बनाए रखा है और ये सभी के सभी लोग एक जगह पर जा रहे होते हैं। तभी वह लोग काफी देर दौड़ दौड़ तक थक जाते हैं तो पीछे वाला बंदा कहने लगता है कि सीनियर ब्रदर जी जो कचड़े का वेपन है वो वाकई में बहुत पावरफुल है, हम इसके अटैक्स को ब्लॉक करने में नाकामयाब रह रहे हैं। तो दूसरा बंदा कहने लगता है इनका लीडर, अगर हम लोग अपने प्लान को कंप्लीट करना चाहते हैं तो हमें जल्द से जल्द बिग डीमन के पास इसे लेकर जाना होगा और बिग डीमन हमारे बदले में से निपटने में कामयाब रहेगा। तो मुझे ये बात नहीं समझ रही है कि यहाँ पर डीमंस कहाँ है। तभी लिंगलिंग उनके काफी पास पहुंच जाती है और उससे कहने लगती है कि तुम मुझसे भागने के बारे में सोचना ही। और तभी पानी में से एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है लिंगलिंग, इससे कि लिंगलिंग बहुत ज्यादा दूर जगह गिरती है और उसे चोट लग जाती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता और वहां पर फ्रॉग डीमन आ जाता है उस पर अटैक करने के लिए। और सभी के सभी लोग उसको देखकर काफी खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये बिग डीमन यहाँ पर आ चुका है, कचरा हमेशा कचरा रहता है, अब तुम इससे पक्का निपटोगी। लेकिन पता चलता है कि वो जो फ्रॉग डीमन है उन सभी पर दोबारा से अटैक करने लगता है और लिंगलिंग भी किसी तरीके से अपने आप को संभाल कर उठती है और वो देखती है कि वो फ्रॉग डीमन हमारी लिंगलिंग पर अटैक करने के लिए आ पा रहा है। अब उसके पास कोई बचने का चारा नहीं बचता, तो वहीं पर हार मान लेती है। लेकिन तभी एक पावरफुल अटैक उठता है वो उसके पास आता है और वह फ्रॉग डीमन सीधे जाकर वापस से पानी में गिर जाता है और पता चलता है उसे बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि भाई ओल्ड डॉगी है। और डॉगी काफी ज्यादा गुस्से में घुसे घूरते हुए उससे कहने लगता है कि तुम जैसा एक तुच्छ मेंढक की इतनी हिम्मत कैसे हो गई है कि इस लॉर्ड के सामने तुम इतना एरोगेंट हो जाओ। और अपने पावर को ऑरोरा को रिलीज करता है तो वो मेंढक काफी डर जाता है और तुरंत अपना सर झुकाकर उससे माफी मांगने लगता है और उससे कहने लगता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो। लेकिन जब सिस्टर उसे देखती है, आई मीन लिंगलिंग उसे देखती है तो वो काफी सरप्राइज होती है। उससे कहते हैं कि डाइव तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो डॉगी उसे बताने लगता है कि जो सेकंड ब्रदर है वो बिल्कुल भी शांत नहीं था, बिल्कुल उसे चैन नहीं मिल रहा था, तो मुझे यहाँ पर तुम्हें फॉलो करने के लिए उसने भेज दिया था। ये बात सुनकर लिंगलिंग काफी खुश हो जाते हैं और कहने लगती है रियली में वो जब मैं वहां से जाने में लगी हुई थी माउंटेन से नीचे, तब मुझे देखने के लिए नहीं आया था, मुझे नहीं पता था कि ये मेरे बारे में इतनी चिंता करता है। जब वो लोग अपनी मार खाने के बाद वहां से निकल लेते तो सभी के सभी लोग देखते हैं दूर से और कहने लगते हैं कि डैम इट यहाँ पर एक और डीमन आ चुका है। लेकिन इस डीमन को देखकर लगता है कि लिंगलिंग के साथ इसकी खास रिलेशनशिप है, ये लिंगलिंग हमारे लिए वाकई में बहुत ज्यादा टफ होने में लगी थी, लेकिन यहाँ पर एक और डीमन आ चुका है, हम नहीं जीत सकते इसके मुकाबले में। ये बात सुनकर उनका लीडर कहने लगता है कि तुम्हें पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अगर मैं बिल्कुल भी इस बात से गलती नहीं करने में लगा हूँ तो यहाँ पर एक स्पिरिट फॉर्मेशन होनी चाहिए जो कि सभी के सभी डीमंस को, बड़े बड़े डीमंस को सप्रेस करने के लिए बनाई गई है और बहुत ज्यादा अबंडेंट स्पिरिट एनर्जी मौजूद है इस जगह पर, तो स्पेशली डीमंस को काउंटर अटैक करने के लिए बनाई गई है। अगर हम वाकई में इनमें से कुछ स्पिरिट एनर्जी को बोरो करने में कामयाब रहे तो हम इस बिग डीमन को डिस्ट्रॉय करने में आसानी से कामयाबी हासिल कर लेंगे और हमारा जो मिंगी जो माउंटेन विला है वो भी टॉप कंसीडर किया जाएगा इस पूरे के पूरे डीमन एडिकेशन प्रोसेस में, और उसके बाद हम लिंगलिंग को भी एलिमिनेट कर सकते हैं इसी के दौरान। इसको देखकर सभी इस बात से एग्री हो जाते हैं और सारे के सारे स्पिरिचुअल एनर्जी को सेंटर वाले बंदे के इनके लीडर में डालने लगते हैं और कहने लगते हैं कि सीनियर ब्रदर बिल्कुल सही कहने में लगे हैं, जो लिंगलिंग है वो हमारा सेक्सप्रेस बनना चाहिए ताकि हम डीमन स्लेइंग में रिथित पाथ है उसे कंप्लीट कर सके। ये तो स्ट्रेस का होनर वाली बात है। और तभी सारी की सारी एनर्जी को इकट्ठा करने के बाद एक तलिस्मैन में भरने के बाद तुरंत उस तलिस्मान को उस डीमन की तरफ थ्रो कर देता है, जिससे कि वहां पर एक जोरदार धमाका होता है एनर्जी का। और इतना जोरदार धमाका होने के बाद ओल्ड सिक्स को भी जहाँ पर बैठा होता है उसको ही महसूस होने लगता है। इसको देखकर आसपास के लोग कहने लगते हैं कि यहाँ पर इतना धमाका क्यों होने में लगा हुआ है, लगता है कि इस प्रोसेस के दौरान यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो गई है। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जो सेंट्रल फॉर्मेशन है किसी ने उसे एक्टिवेट कर दिया है क्या? लगता है कि मुझे वहां पर जाकर देखना चाहिए, लेकिन ओल्ड सिक्स वहीं पर रोक देता है उसे तुरंत। और उससे क्या लगता है कि आखिरकार हम लोग जब तक वो फॉर्मेशन ब्रेक नहीं होती है तो कैसे हम डीमंस को स्ले करेंगे, तुम ही बताओ। सब कुछ मेरे कंट्रोल में, चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ वहां पर जो इतना बड़ा धमाका होता है उसके कारण वहां पर बहुत ज्यादा डिमोनिक एनर्जी इकट्ठी होने लगती है। इसको देखकर हमारा डॉगी भी काफी सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है कि इतनी ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं, ये तो डिमोनिक एनर्जी है, आखिरकार ये सब क्या होने में लगा हुआ है। तभी वहां पर वे सभी के सभी ह्यूमंस को फाइट करते हुए देख लेते हैं और कहने लगते हैं कि सभी के सभी लोग मेरे पीछे हैं। लेकिन डॉगी कहने लगता है कि तुम्हें उन्हें रोकना होगा जल्द से जल्द। और ये बंदा इतना लालच में आ जाता है इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को देखकर और कहने लगता है कि इतना प्रोफाइंड फॉर्मेशन है, मुझे मेरे अंदर ऐसा महसूस होने में लगा हुआ है कि एंडलेस पावर आ चुकी है मेरे अंदर। लेकिन लिंगलिंग उसे उसकी पावर एब्जॉर्ब करने से रोकने के लिए उसकी तरफ आती है, उससे कहने लगती है कि तुम जल्द से जल्द यहीं पर रुक जाओ, मैं तुम्हें और एब्जॉर्ब नहीं करने दे सकती। लेकिन वो बंदे की पावर ज्यादा बढ़ने के कारण उसके जो शील्ड वॉरियर होती है जैसे लिंगलिंग दूर जाकर गिर जाती है
जिसको देखकर ओल्ड डॉग भी काफी सरप्राइज हो जाता है, उसे पकड़ने के लिए बचाने के लिए आगे जाता है और लिंगलिंग हमारे डॉगी के ऊपर जाकर गिर जाती है और अपने आप को बचा लेती है, जिससे कि डॉगी को काफी ज्यादा चोट लगने लगती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ये जो बंदा है जो कि पावरफुल बनने की कोशिश करने में लगा होता है, उसे पजेस्ट कर लिया जाता है। उसकी पूरी पूरी बॉडी डिमोनिक एनर्जी से भर जाती है और वह अपने हाथियों पर अटैक करते हुए कहने लगता है कि तुम यहीं पर मरोगे मेरे हाथों से। उसके साथी काफी घबरा जाते हैं और उससे कहने लगते हैं कि जीनियर विदर भूमि तुम्हें क्या हो चुका है, पहचानो हमें, हम तुम्हारे ही साथी हैं। और वो उन्हीं की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करना चालू कर देता है और इसके बाद ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल डिमोनिक बीम बन जाता है। और जब वो लिंगलिंग पर अटैक करता है तो हमारा डॉगी अपनी लिंगलिंग को बचाने के लिए अपनी पीठ पर बैठाकर वहां से ले जाने लगता है और कहने लगता है कि जो डिमोनिक एनर्जी है वो वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पर जिसको देखकर वो कंफ्यूज होते हैं, कहने लगते हैं कि यहाँ पर ये सब क्या चलने में लगा हुआ है। और तभी जब वो भागने में लगे तो तभी सामने से एक जोरदार एनर्जी निकलती है, जिसको देखकर वो सरप्राइज होता है और कहने लगता है कि हॉली क्रैप, ये एनर्जी कहाँ से आने में लगी हुई है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वहां पर एक अजीब तरीके की गोल्डन कलर की चेन उस बंदे को वहीं पर पकड़ लेती है और पता चलता है कि ये तो डिवीजन के लोग होते थे, सुपरवाइजर डिवीजन के, उनमें से बंदा पकड़ने के कहने लगता है कि फाइनली हमें इसे अंडर कंट्रोल में लेना होगा। और सिक्स आ जाता है उसका सिक्स सीनियर ब्रदर और कहने लगता है कि जो सिक्स डिवीजन का जो बिजनेस है उसमें अनऑथोराइज्ड पर्सनल को डिस्पर्स हो देना चाहिए। डॉगी जब उसे देखता है तो उसकी बेइज्जती करते हुए उससे कहने लगता है कि आखिर का जो गुड फॉर नथिंग ये बंदा ओल्ड सिक्स यहाँ पर क्या कर रहा है। जब हमारी लिंगलिंग उसे देखती है तो काफी सरप्राइज होते हैं, कहने लगता है कि अच्छा तो ये है सीनियर ब्रदर सिक्स। जहाँ पर उस बंदे को पकड़ने के बाद कहने लगता है कि तुम जल्दी जाओ उस बंदे को यहीं पर बांध लो और इसे वापस ले जाओ। तुमने बिल्कुल सही कहा, इसके सोल्जर को इस तरीके से बांधना। यहाँ पर वो डॉगी के पास आकर उससे कहता है काफी समय बाद मिले। डॉगी उससे कहने लगता है कि कौन तुम्हें देखना चाहता है और लिंगलिंग भी घबराते उससे कहने लगते हैं कि जो सिक्स सीनियर ब्रदर आप यहाँ पर आ चुके हो। और किसी ओल्ड फॉक्स की तरह उसके पास जाता है और उससे कहने लगता है कि ओ माय गॉड, जरा देखो तो यहाँ पर कौन है, मुझे यहाँ पर मेरी जूनियर सिस्टर को भेजा गया है सेकंड सीनियर ब्रदर के द्वारा। मानना तो पड़ेगा जैसा कि मैंने उम्मीद किया था, जैसे खासकर सेकंड सीनियर ब्रदर के द्वारा सिखाया गया है। मैंने सुना है कि जो हमारे सेकंड ब्रदर है वो जूनियर सिस्टर से काफी ज्यादा फॉन्ड है और काफी ज्यादा अटैच्ड है, तो मुझे इस बात को लेकर श्योर है कि जो सेकंड सीनियर ब्रदर है वो भी तुम्हारे साथ यहाँ पर जरूर आए होंगे। ये बात सुनने के बाद वो काफी सरप्राइज हो जाती है और मन में सोचते हुए कहने लगते हैं कि वो सेकंड सीनियर ब्रदर की बातों को यहाँ पर क्यों लेकर आ रहा है और चिल्लाते हुए कहने लगता है कि जियाओ चंग जल्दी से बाहर आ जाओ मेरे साथ यहाँ पर खेलने के लिए, तुम्हें इस तरीके से हाइड एंड सीक नहीं करना चाहिए इतनी बड़ी उम्र में। ये बात सुनकर लिंगलिंग उससे कहने लगते खैर सीनियर ब्रदर मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर इस बार अकेली आई हूँ, जो सेकंड सीनियर ब्रदर वो यहाँ पर नहीं आई। जिसको सुनकर वो काफी सरप्राइज होता है और कहने लगता है कि मैंने इसको इतना ज्यादा गुस्सा दिलाया, इतना प्रोवोक किया है, लेकिन ये बंदा यहाँ पर पर्सनली नहीं आने में लगा हुआ है, यहाँ तक कि उसने डॉक्यूमेंट को तुम्हारे लिए भेजा हुआ है। ये बात सुनकर लिंगलिंग कहने लगते लेकिन जो सीनियर ब्रदर है वो क्लियरली तुमने मुझे ही अकेले को इन्वाइट तो किया था वहाँ पे। तो डॉगी उससे कहने लगता है कि ओल्ड सिक्स मैं तुम्हें सजेस्ट देना चाहूंगा कि तुम तुम्हारे मन में जो दिमाग में है वो जल्दी जल्दी कह दो, वरना तुम्हें जियाओ चंग के जो बदला है उससे तुम्हें निपटना पड़ेगा। ये बात सुनकर ओल्ड सिक्स से कहने लगता है कि ये काफी ज्यादा अच्छी बात होगी, मैं काफी ज्यादा समय से उनसे मिला नहीं और वो मेरे से बदला लेने के लिए भी नहीं आए। अब जबकि यहाँ पर हमारा पूरे के पूरे घर की किस्मत उनके हाथों में टिकी हुई है, ये गुड फॉर नथिंग सेकंड सीनियर ब्रदर यहाँ पर आ भी नहीं और कहीं ढूंढ भी नहीं पा रहा मैं उन्हें। और दूसरी तरफ हमें कहीं पर बहुत एनर्जी निकलते हुए दिखाई जाती है। पता चलता है कि हमारा एमसी फुल रफ्तार में भागने में लगा हुआ और क्या लगता है कि यहाँ पर कोई भी दिखाई क्यों नहीं दे रहा है अभी। मैं यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी स्मेल को महसूस नहीं कर रहा, ना ही किसी तरीके की फ्लाइंग तालिस्मान का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि मुझे काफी तक गुस्सा आने में लगी हुई है। अगर ये वाकई में उस ओल्ड सिक्स के लिए नहीं होता तो मैं कभी भी इस जैसे गॉड फॉरसेकन प्लेस पर कभी भी नहीं आता। तभी अचानक से किसी चीज को देखकर वो और भी सरप्राइज बढ़ जाता है। पता चलता है कि एक डिमोनिक बीच ने एमसी पर अटैक कर देता है और वो कह रहा होता है डिमोनिक लैंग्वेज में कि डिनर यहाँ पर आ चुका है मेरा। इसको देखकर एमसी भी कहने लगता है कि तुम्हारी ऐसी की तैसी मारू, मैं तुम्हारे सभी के सभी फेदर्स, तुम्हारे सभी के सभी पंख को बाहर निकाल कर अच्छी तरीके से तुम्हें ओल्ड सिक्स को ट्रिब्यूट के तौर पर दूंगा। दूसरा ओल्ड सिक्स उन सभी को बताते हुए कहने में लगा हुआ था ओल्ड सिक्स एक्चुअली में मैंने इनिशियली मैं वाकई में इन्वाइट करना चाहता था सेकंड सीनियर ब्रदर को, ताकि वह इस फोर सिंबल ऑस्पिशियस फॉर्मेशन रिचुअल में पार्टिसिपेट कर सके। आफ्टर ऑल इसकी जो सील है डीमन किंग की साउदर्न रीजन की वो रिलीज होने में लगी है। ये बात सुनकर डॉगी भी काफी शौक होते हैं, उससे कहने लगता है कि हॉली क्रैप तुम डीमन किंग की बात कर रहे हो। तभी बताता है कि इसकी जो कॉम्बैट पावर है वो कम से कम ट्रिब्यूलेशन ट्रांसमिट स्टेज के कल्टीवेटर के बराबर है। मुझे इस बात का डर है कि हमारी पूरी की पूरी जो सिक्स डिवीजन है वो कभी भी इसे सप्रेस करने में कामयाब नहीं रहेगी। लेकिन इस बंदे ने सेकंड सीनियर ब्रदर ने मुझे रिप्लाई नहीं दिया। मैं भी तो जानना चाहता हूँ कि वो यहाँ पर क्यों नहीं आया है। मैं उम्मीद कर रहा था कि वो यहाँ पर आ जाएगा और मैंने अपनी जूनियर सिस्टर को यहाँ पर इसलिए इन्वाइट किया था कि मैं उम्मीद करने में लगा हुआ था ये जियाओ चैंग है वो उस अपनी जूनियर सिस्टर को बचाने के लिए उसके साथ जरूर आएगा। ये बात सुनकर वो उससे कहने लगती है कि इसका मतलब ये हुआ कि मुझे यहाँ पर इसलिए इन्वाइट नहीं किया गया था क्योंकि मैं काफी ज्यादा टैलेंट हूँ। ये बात सुनकर ओल्ड सिक्स उससे कहने लगता है कि मुझे माफ कर देने लगता है कि मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही गुस्सा दिला दिया है और वो कम्प्लीटली गुस्सा हो चुका है। तुम्हारा सेकंड सीनियर ब्रदर वो यहाँ पर नहीं आने वाला। डॉगी उससे कहने लगता है कि मैं हमेशा से तुम्हारे प्लान का बस एक हिस्सा बन के रहे थे हम दोनों के दोनों, तो किसे पता था कि तुम यहाँ पर हमारी जो न्यूली अभी ज्वाइंट हुई है जूनियर सिस्टर उसको भी इतना परेशान कर दोगे शेमलेस कहीं के। ये सुनकर सिक्स कहने लगता है कि मैं इसे इस्तेमाल नहीं करने में लगा हूँ, बल्कि यहाँ की सिचुएशन है वो काफी ज्यादा स्पेशल है और तो ये काफी ज्यादा अच्छी नहीं होने वाली है बच्चों के लिए। अगर वो वर्ल्ड को पहले से ही देख लेंगे तो अगर जो जियाओ चैंग वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन मैंने ऑलरेडी बैकअप प्लान को तैयार कर लिया क्योंकि एक न्यू वर्ल्ड डीमन किंग की जो ट्रू फॉर्म की स्ट्रेंथ होती है वो काफी ज्यादा कमजोर होती है, इसलिए हमें लगता है कि हम डेफिनेटली उसको पजेस करने में या फिर उसे कंट्रोल करने में कामयाब रहेंगे।
जिससे कि पहले कि वो किसी बंदे की बॉडी को पोजेस कर सके और उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सके और सोल एसेंस को ड्राई कर सके और अपनी खुद की फिजिकल बॉडी को रिस्टोर कर सके। लेकिन जो पोजेस्ड पर्सन होने वाला है वो डीमन किंग की सारी पावर को इनहेरिट नहीं कर पाएगा। और जब तक मैं उस अपॉर्चुनिटी का इस मौके का फायदा उठा लूं कंट्रोल करने के लिए उस डीमन किंग के होस्ट को, तो शायद ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि मैं उस डीमन किंग को उसके कंटेनर को कैद कर रख सकूं और बिना किसी परेशानी के डीमन किंग को हम हरा सकते हैं। और ये तालिस्मान है वो सप्रेस कर सकते हैं डीमन किंग की डिमोनिक एनर्जी को। आखिरकार हम लोग डीमन किंग से निपटने के लिए जो आए हुए और वो कभी भी इस बच्चे की बॉडी से बाहर नहीं निकल पाएगा। और जिससे पहले की जो रिचुअल है वो स्टार्ट हो चुका था, मैंने सभी के सभी लोगों को ऑर्डर दे दिया था इन्फॉर्मेशन पे स्प्रेड करने के लिए जो लोकेशन है उस स्वयं की। अब बस हमें इतना करना है कि किसी को वहां पर वीक इंटेंशन वाले बंदे का इंतजार करना जाने के लिए, ताकि हम कंटेनर का इस्तेमाल कर सके। भले मैं डीमन किंग को बुरी तरीके से पीट नहीं सकता, हरा नहीं सकता, लेकिन मैं उन कमजोरों को तो जरूर हरा सकता हूँ। ये बात सुनकर डॉगी उससे क्या लगता है कि यही है हमारा ओल्ड सेक्स के तथा तो चालाक है। यहाँ पर जूनियर सिस्टर्स को देखकर काफी खुश हो जाती है और उससे क्या लगता है कि जो सीनियर ब्रदर है वो कितने तक कनिंग है। लेकिन वो उसे डांटते उससे क्या लगता है कि ये कनिंग वगैरह नहीं है, बल्कि मैं इससे स्ट्रेटजी बोलते हैं और ऐसी थोड़ी थोड़ी एक आध दो स्ट्रेटजी आनी चाहिए। तभी अचानक से वहां पर बहुत ज्यादा धमाके की आवाज आने लगती है और पूरी पूरी जमीन हिलने लगती है। इसको देखकर डॉगी भी काफी सरप्राइज से भर जाता है और तभी वहां पर एक बहुत बड़ा हाथ दिखाया जाता है जो कि जमीन से निकल। इसको देखकर वो दोनों के दोनों ही काफी तक घबराते हैं, डर जाते हैं और उस डीमन किंग को देखकर क्या लगता है खत्म भाई, हम लोग तो पूरी तरह से डूम्ड हो चुके हैं। और वो चिल्लाते उससे क्या लगता है कि तुम अब मेरे हाथों सभी के सभी लोग मारे जाओगे। और वह डीमन किंग वहीं पर आजाद हो जाता है, जिसको देखने के बाद उसे गुस्सा आ जाती है। और को चिल्लाते हुए क्या लगता है कि तुम सभी के सब लोग एक नंबर के यूजलेस हो, तुम लोग इसे एक बार ब्लॉक भी नहीं कर सकते। तो उसके साथ ही उससे कहने लगते हैं कहना तो बहुत आसान है भाई, ये तो सर डीमन किंग है चीफ ये। जिसको देखकर ओल्ड सिक्स उससे कहने लगता है कि इस बंदे ने हमें ट्रिक कर दिया है, ये सारा का सारा इसके स्पिरिट का हिस्सा था, इसने हमें डिस्ट्रैक्ट कर दिया था ताकि ये अपनी बॉडी को पूरी तरीके से रीजनरेट कर सके। चलो देखते हैं कि यहाँ पर इतनी तो भाई मच्ची हुई मेरे इंश्योरेंस से इस मंथ की कवर हो पाया या नहीं हो पाएगा। ये बंदा वाकई में बहुत बड़ा है, मुझे लगता है कि ये यहाँ पर बहुत ही ज्यादा भयानक फायरवर्क्स बनाने वाला है। दूसरा ब्लिंगलिंग की वैसी बैंड बजी पड़ी होती है। जब डीमन किंग उन्हें देखता है तो कहने लगता है कि तुम वाओ, यहाँ पर तो एक कल्टीवेटर से परफेक्ट हुआ, अब मैं तुम्हारी सोल और तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करूंगा ताकि मैं अपने आप को नरिश कर सकूं। लेकिन ओल्ड सिक्स उन दोनों को बचाता है और आगे आकर उनसे कहने लगता है कि सॉरी मुझे माफ कर देना, लेकिन अगर तुम इन्हें हासिल करना चाहते हो तो मुझसे होकर गुजरना पड़ेगा। और अपना सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक करता है, दोनों की पावर्स आपस में टकराती तो वहां पर धमाका होता है। लेकिन जब उस डीमन किंग को कुछ भी नहीं होता तो वो जोर जोर से हंसी लगता है और कहने लगता है कि तुम्हारे अटैक मुझ पर काम नहीं करने वाले, ये मीनिंगलेस है। जिसको देखकर ओल्ड सिक्स उससे कहने लगता है कि बेवकूफ, आखिरकार तुम कौन से जमाने के बंदे जीने में लगे हुए हो, तुमसे किसने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ इस तरीके से अटैक करने वाला हूँ। और बिना सेकंड फेज के तो आज तक कोई बात भी नहीं करता। और उसी अटैक का ओल्ड सिक्स का सेकंड फेज एक्टिवेट होता और जैसे ही वे चुटकी बजाते तभी वहां पर एक बहुत ही भयानक बहुत बड़ा धमाका होता है जो कि आसपास के पूरे इलाके को फ्लेम्स में जला देता है। और उसी के साथ साथ वो डीमन किंग भी जलकर वहीं पर लेट जाता है और वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। ये देखने के बाद बाकी के कुत्ते और लिंगलिंग काफी खुश होते हैं और उससे कहने लगते हैं कि ये इतना बुरा भी नहीं था बच्चे, तुमने तो वाकई में अपना सबसे पावरफुल मूव दिखा दिया कि हम लोग जीत चुके हैं। तो ओल्ड सिक्स उससे कहने लगता है कि वेल, मैं तुम्हें एक ही बात कहना चाहूंगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ नेसेंट सोल स्टेज का कल्टीवेटर हूँ और मैं ना कोई प्रोडिजी हूँ ना ही कोई पावरफुल गॉड हूँ। क्या तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि मैं किसी ट्रिब्यूलेशन स्टेज के डीमन किंग को अकेले सोलो में हरा पाऊंगा? आखिरकार तुम किसका यहाँ पर खड़े खड़े इंतजार करने में लगे हुए हो, जल्दी से भागो। और तभी से वो डीमन किंग वापस से खड़ा हो और अपनी सबसे ज्यादा पावरफुल फॉर्म में अपने हाथों को उसकी तरफ बढ़ाता है ताकि वो उन्हें पकड़ सके। और इस सीन वाकई में बहुत ज्यादा भयानक होता है, वो और से इसको पकड़ने में कामयाब रहता है, जिसको देखकर लिंगलिंग और डॉग काफी सरप्राइज हो जाते हैं और अपने सिक्स्थ सीनियर ब्रदर को बचाने के लिए आगे आने लगती है। इसको देखकर वो चिल्लाने लगता है कि तुम सभी के सभी बिल्कुल पीछे रहो। लेकिन तभी अचानक से एक और हाथ उन दोनों को पकड़ने के लिए आगे और बिना किसी परेशानी के दोनों को पकड़ लिया जाता है। उन दोनों को पकड़ने के बाद डीमन किंग उससे क्या लगता है कि तुम तो सिर्फ और सिर्फ तुझ से नेसेंट सोल की कल्टीवेटर और तुम यहाँ पर, अब तुम्हें पता है ना कि तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। लेकिन पता चलता है कि यहाँ पर एक और डीमन किंग आ जाता है, जिसको देखने के बाद वो काफी शॉक हो जाते हैं और उसको देखकर रोड से कहने लगता है कि ये जरूरी इसकी ट्रू फॉर्म होंगी, लगता है कि इस बार हम लोग नहीं बच पाएंगे। तो वो डीमन किंग उनको डराते हुए अपने पावर के बारे में बताता है और उससे कहने लगता है कि जब मुझे यहाँ पर एक मिलीनिया एगो सील्ड किया गया था तो मेरी जो फिजिकल बॉडी थी वो काफी डैमेज हो चुकी थी और उसे कम से कम 10,000 ईयर हो चुके हैं और मैं इतने समय से स्ट्रेंथ गैदर करने में लगा हुआ हूँ ताकि मैं अपनी सोल के ओरिजिन को वापस से रिपेयर कर सकूं। अब जबकि जो सील है पूरी तरीके से ब्रोकन हो चुकी है, टूट चुकी है, तो मैं इस मौके का फायदा उठाऊंगा अपॉर्चुनिटी का, ताकि मेरे जो एम्पटी शेल है उसे पूरी तरीके से तबाह कर सकूं और ट्रांसफॉर्म कर सकूं एक नए फॉर्म में और एक पावरफुल फॉर्म में। अब तुम दोनों के दोनों मुझे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी ऑफर के तौर पर दो ताकि मैं अपने आप को पावरफुल बनाऊं। और जैसे ही वो इन तीनों को लोगों को एब्जॉर्ब करने वाला होता है, उनकी सारी की सारी एनर्जी को धीरे करके एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसको देख करोड़ से चिल्लाते उससे क्या लगता है कि मेरी जो एक्सपीरियंस केयरफ्री लाइफ थी वो यहीं पर खत्म हो जाएगा इस तरीके से। लेकिन तभी अचानक से वाटर एलिमेंट एक्टिवेट हो जाता है सिस्टर लिंगलिंग का, जो कि पता नहीं कहां से आता है वाटर एलिमेंट का, जो कि पूरी तरीके से इलाके को उसके हाथों को धमाका करती है और वहां से निकलने में वे तीनों की तीनों कामयाब हो जाते बिना किसी परेशानी के।
और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो ओल्ड सिक्स को यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है इसे, और लिंगलिंग को खुद भी नहीं पता रहता कि आखिर यहाँ क्या हुआ। और उससे क्या लगता है कि सिक्स सीनियर ब्रदर, क्या तुमने इसको ब्लॉक कर दिया था इस अटैक को? ये देखकर ओल्ड सिक्स भी पूरी तरीके से कंफ्यूज होता है और क्या लगता है कि जो वाटर स्पेयर आया तो आया क्या था, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जूनियर सिस्टर की हिडन पावर हो? तभी लिंगलिंग पीछे देखकर चिल्लाते उससे क्या लगता है कि सीनियर ब्रदर जरा पीछे से देखो, और जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो वहां पर कई सारे लाइटनिंग के स्पेयर बन जाते हैं और डीमन किंग को अटैक करते हैं। उससे क्या लगता है कि अब जो होने वाला है वो काफी भयानक है, और जैसे ही वो उन स्पेयर को एक्टिवेट करने वाला होता है तो वहां पर कई सारे बर्ड के पंख आते हैं और इन सभी के सभी स्पेयर एक एक करके डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे कारण कोई भी वहां पर उसके पंख एक्टिवेट नहीं हो पाते। और तभी वहां पर एक जोरदार धमाका दिखाया जाता है, जिसको देखकर डीमन किंग पूरी तरह से कंफ्यूज होता है और वहां पर उड़ता हुआ फेदर देखते हैं आसमान में। और तभी से ओल्ड सिक्स चिल्लाते उससे क्या लगता है कि तुम यहाँ पर फाइनली आ चुके हो, तुम वाकई में मेरी अभी भी फिक्र करते हो। तभी हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि उस बर्ड के पंजे पर पकड़कर उड़ते हुए आने में लगा हुआ है। ये देखने के बाद उस डीमन के कोई गुस्सा आ जाती है तो उस पर अटैक कर देता है तुरंत, और उसे मारते हुए उसे क्या लगता है कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ या फिर अभी मरो मेरे हाथ सामने। लेकिन हमारा एमसी उस बर्ड से अपने हाथ को छोड़कर उसके अटैक को वापस से उसके फेदर फेंक देता है, जिसका फेदर इतना पावरफुल होता है कि उस डीमन किंग का अटैक एमसी तक पहुंचता ही नहीं, जिससे कि एमसी को काफी गुस्सा आती है और वो सबसे पावरफुल पंच उसके चेहरे पर दे मारता है। और डीमन किंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ, और देखकर क्या लगता है कि अभी अभी कुछ उड़ते उड़ते मेरे पास से गया था ना, और एक ही जोरदार पंच के साथ डीमन किंग जमीन पर गिरता है, जिससे कि एक जोरदार धमाका होता है और वहीं पर डीमन किंग ढेर हो जाता है। तभी हमारा एम से नीचे उतरता है, उसकी तरफ बढ़ता है और उस डीमन किंग को देखकर उससे क्या लगता है कि ये कितनी द पिटी वाली बात, अगर तुम रैबिट होते तो शायद मैं तुम पर थोड़ी सी दया दिखा देता। तुमने अपने इस अटैक के दौरान सबसे बड़ी दो गलतियां कर दी थी। पहली थी तुम्हें कभी भी मेरी प्रीसियस लिटिल जूनियर सिस्टर को टारगेट नहीं करना चाहिए था हमारी अलॉटमेंट वैली की। सेकंड गलती यह है कि तुम्हें बाइली को मारने के लिए नहीं आना चाहिए था, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मैं ही उसे मार सकता हूँ। और डीमन किंग को मारने के बाद वो वापस से बाइली की तरफ बढ़ने पड़ता है, जिसको देखकर जूनियर सिस्टर लिंग जाने के लिंग मन में सोचते हुए कहने लगती है ये जो सेकंड सीनियर ब्रदर है वो वाकई में मुझे काफी समय से फॉलो करते हुए आ रहे हैं, वो भी सीक्रेटली मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। तभी बाइली उससे कहने लगता है कि मुझे पता था हमारी जो क्यूट लिटिल जूनियर सिस्टर है वो अगर यहाँ पर मौजूद है तो ऑब्वियसली इस बात है कि हमारा सेकंड सीनियर ब्रदर भी यहाँ पर जरूर आएगा। तभी वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है, सेकंड हमारा एमसी उससे मांगने लगता है वही चीज। इसको देखकर वो घबरा जाता है और उससे क्या लगता है कि ओ मुझे माफ कर देना, लेकिन तुम मुझसे वो मांग रहे हो ना जिससे कि तुम अपनी स्पिरिचुअल रूट को वापस से रिफॉर्ज कर सको, बना सको। मैं इस वक्त काफी जल्दबाजी में था इसलिए वो चीज लाना यहाँ पर भूल गया। लेकिन उसकी जूनियर सिस्टर इस बात को लेकर काफी उदास महसूस करते और मन में सोचते हुए कहने लगती है इसका मतलब ये होगा कि सेकंड सीनियर ब्रदर यहाँ पर मुझे मेरे लिए नहीं आए। दूसरी तरफ एमसी को काफी गुस्सा आ रही होती है उस ओल्ड सिक्स पर, उससे कहने लगता है कि तुम यहाँ पर सबसे पहले डीमन किंग से निपट सकते हो, उसके बाद तुम मुझे वहां पर इंस्पेक्टर के पास ले जा सकते हो बाद में। अगर तुम मुझे वाकई में धोखा देने के बारे में सोच रहे हो तो ठीक है, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। क्योंकि वो डीमन किंग वापस से उठ जाता है, जिसको देखने के बाद ओल्ड सिक्स की फट जाती है और वो चिल्लाते उससे क्या लगता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है सेकंड सीनियर ब्रदर, आप बस इस मैटर को सॉल्व करने में मेरी मदद कर दीजिए, मैं आपको वो पक्का दे दूंगा। और तभी वो डीमन किंग वापस से ठीक होकर उसके पर अटैक करने के लिए कूद पड़ता है। उससे क्या लगता है कि तुम ब्रेड कहीं के, तेरी हिम्मत कैसे मुझ पर यानी कि डीमन किंग पर इस तरीके से चुप पर अटैक करने की, जब मैं तुम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा हूँ उस समय पर, अब मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ओल्ड सिक्स उस पर चिल्लाते उससे क्या लगता है कि ओ माय गॉड सेकंड सीनियर ब्रदर, तुमने यहाँ पर अपनी डील को इस तरीके से तोड़ो मत यार, तुमने इसकी इतनी ज्यादा बुरी हालत की, इससे गुस्सा दिला दिया। लेकिन जूनियर सिस्टर की फटी पड़ी होती है और कह रही होती है कि सीनियर ब्रदर यहाँ पर जब वो डीमन फिर से आ चुका है, और जैसे ही वो डीमन किंग वापस से उस पर अटैक करने वाला होता है तो ओल्ड सिक्स तुरंत वो पर्चा निकालकर उससे कहने लगता है कि जो आप मांगना चाहते थे वो इस पर्चे पर लिखा हुआ है, आप इसे ले लो, लेकिन प्लीज प्लीज हमारी जान बचा लीजिए। ये बात सुनकर एमसी काफी खुश होता है और तुरंत उसके हाथों से उसके पर्चे को छुड़ा लेता और उसे रीड करने लगता है। दूसरी तरफ डीमन किंग उस पर अटैक करते उससे कहने लगता है कि जो डीमन किंग है उसे तुम इस तरीके से इग्नोर करने में लगे हो, लेकिन आज तुम्हें बताता हूँ कि आखिरकार जब तुम मुझ पर चुपके से पीछे से अटैक करते हो तो उसका अंजाम क्या होता है। लेकिन हमारा एमसी उसे पूरी तरीके से इग्नोर करता है, अटैक उसकी तरफ बढ़ने में लगा हुआ है, लेकिन अभी भी वो उस पर्चे को पढ़ने में लगा हुआ है। लेकिन पढ़ते पढ़ते जब डीमन किंग उसे डिस्टर्ब करता है तो वो बस एक पीछे से बैक पंच मारता है उस डीमन किंग के चेहरे पर, जिससे कारण वो डीमन किंग बहुत 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 ज्यादा दूर जगह गिरता है, इतना पावरफुल पंच होता है और यहीं पर उस डीमन किंग की बैंड बज जाती है। और ऐसा होती है जब जूनियर सिस्टर उसको देखती है तो वो काफी सरप्राइज हो जाती है और कहने लगती है कि सेकंड सीनियर ब्रदर ने हमारे उस डीमन किंग को सिर्फ और सिर्फ एक ही पंच में फ्लाई करते दूर फेंक दिया, जिसको देखकर वो आता है तो ओल्ड सिक्स और उससे कहने लगता है कि ये तो बस बेसिक मूव थे, बेसिक मूव, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मुझे तो इसकी आदत पड़ चुकी है। तभी डीमन किंग और भी तो गुस्से में खड़ा होते हैं, उससे कहने लगता है कि इसके पास कोई भी स्पिरिचुअल पावर की फ्लक्चुएशन मौजूद नहीं है और इसकी पूरी की पूरी बॉडी में, लेकिन ये अभी भी इतने रिपीटेडली मुझे चोट पहुंचा सकता है, मुझे इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ये बंदा अपनी कल्टीवेशन को छुपा कर रखा हुआ है, मैंने ऐसे अंडर एस्टिमेट कर दिया था। और ये बात हमारा एमसी सुन लेता है, वो अपना रोलक ऑरा को उसकी तरफ रिलीज करने में लगा हुआ है। तो एमसी उससे क्या लगता है क्या तुम यहाँ पर अपनी बकवास करना बंद नहीं कर सकते हो क्या?
और शांति से फाइट कर पे। तो डीमन किंग उससे क्या लगता है कि तुम बस एक कल्टीवेटर, वो भी हाई कल्टीवेशन के साथ, तुम्हारी जो स्पेशल एनर्जी तुम्हारे बॉडी के अंदर, मुझे बस उसकी जरूरत है और अपने आप को और पावरफुल बना सकता हूँ। और ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिससे कि वो हमारे एमसी की स्पेशल एनर्जी को वापस से सील कर सके। इसको देखकर एमसी उससे क्या लगता है कि तुम थोड़े बहुत क्रिएटिव नहीं हो सकते हो, तुम हमेशा हमसे दूसरे अपोनेंट की स्पिरिचुअल पावर को सील करने के बारे में सोचते हो। ये टेक्निक कितना बोरिंग हो चुकी है। तो डीमन किंग उससे क्या लगता है कि तुम इग्नोरेंट फूल कहीं के, ये मिलीनियम स्पीड एवेलिंग फॉर्मेशन है, ये तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ स्पिरिट पावर को सील ही नहीं कर देगा, बल्कि मैं तुम्हारी सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कर देगा, डेविएट भी कर देगा, जिससे कि मुझे काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी मिलेगी और तुम पूरी तरीके से खत्म हो जाओगे। और तभी आसमान में जोर से बिजली कड़कती है। इसको देखकर डॉगी उससे क्या लगता है कि ये यहाँ पर पानी बरसने वाला है क्या? क्या तुम यहाँ पर फिर से कपड़े लेकर आए हो क्या एक्स्ट्रा? तो जूनियर सिस्टर क्या लगती है, सिक्स सीनियर ब्रदर, क्या हमें वाकई में उनकी मदद करने की जरूरत नहीं है क्या? ये बात सुनकर ओल्ड सिक्स से क्या लगता है कि जो डीमन किंग है वो एक्सेप्ट करना चाहता है हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी को, लेकिन ये बात तो तुम्हें ही पता होगा कि हमारे जूनियर ब्रदर के पास तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो दो डीमन किंग जोर जोर से हंसते हो, उससे क्या लगता है कि अब जबकि देखता हूँ कि तुम आकर किस तरीके से मेरे हाथों से बचती हो, तुम्हारी सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को मैं एब्जॉर्ब कर लूंगा और वो मेरी नरिशमेंट बन जाएगी। उसके बाद मैं 9 प्रोविंस को कॉन्कर कर लूंगा, उसका किंग बन जाऊंगा। लेकिन हमारा एमसी को कुछ भी घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो उसी की स्पिरिचुअल एनर्जी को पकड़ खींच कर उसे जोर जोर घुमाना चालू कर देता है और इधर उधर पटकने लगता है, जिससे कि उसकी जीभ पकड़कर उसे पटकता है। तो डीमन किंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और क्या लगता है कि आखिरकार तुम मेरे इतने नजदीक कैसे आए, तुमने मेरी इस मिलीनियम स्पीड डेविलिंग फॉर्मेशन को तोड़ा कैसे? तो एमसी उससे क्या लगता है कि मैं तो बस इस बात का काफी चिंता दिखाने में लगा हुआ था कि मैं तुम्हारे नजदीक नहीं आ पाऊंगा, इसलिए मैं तुम्हारे पास कुछ भी मूव नहीं दिखाया था उस मूवमेंट पर। लेकिन तुमने अपने आप ही मेरे मुंह पर, मेरे सामने आकर तुम खड़े हो गए मेरे दरवाजे के, तो मैं कैसे इस मौके को जाने दे सकता हूँ? तो डीमन किंग उससे क्या लगता है कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारी बॉडी के अंदर से मुझे कोई भी एनर्जी फ्लक्चुएशन महसूस क्यों नहीं हो रही है? तुम तो एक्चुअली में एक मॉर्टल जैसी मॉर्टल वाली बात आती। तो एमसी कतई झटक जाती है और वो हमारे इस डीमन किंग के पे पंच मारता है बहुत ज्यादा पेट पर जोर से, जिससे कि वो डीमन किंग वहीं पर जमीन में धंस जाता है और उस डीमन किंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और चिल्लाते उससे क्या लगता है कि आखिरकार तुम्हारे पास एक मॉडल के पास इतनी फिजिकल स्ट्रेंथ कैसे हो सकती है? तुम आखिरकार इतने पावरफुल कैसे बन गए हो? डैमेज लगता है कि मेरी जो पावर है वो अभी तक पूरी तरीके से रिकवर्ड नहीं हुई है, इसीलिए मुझे इतने ह्यूमिलेशन का सामना करना पड़ रहा है। मेरे लिए बेटर रहेगा कि सबसे पहले मैं किसी केव को, गुफा को दूर कल्टीवेट कर लूं और फिर मैं तुमसे बदला लेने के लिए जरूर आऊंगा। तुम डैम्ड मॉडल कहीं के, मैं तुमसे बदला लेने के लिए जरूर आऊंगा, तुम बस मेरा इंतजार करो और वहां से जंप कर जाने लग। लेकिन तभी अचानक से हमारा एमसी अपनी डॉगी के पास जा और तुरंत उसकी पूंछ पकड़ लेता है, जिससे कि देखकर वो डॉगी काफी डर जाता है, क्योंकि हमारा जो एमसी है वो उस डॉगी को उस डीमन की तरफ थ्रो करते हैं। उससे क्या लगता है कि फर्स्ट मूव विंड रेसिंग वैली सीक्रेट टेक्निक का, और वो डॉगी भी इसको देखकर काफी सरप्राइज हो जाता है और सीधे जाकर वो डॉगी उस डीमन किंग के पिछवाड़े पर जोर से लगता है, जिससे कि उस डीमन किंग की जो सोल होती है, ट्रू सोल, वो पूरी तरीके से शेटर्ड हो जाती है, टूट जाती है और वो वापस से अपने आप को रिपेयर नहीं कर पाता और क्या लगता है आखिर में मरते मरते ये तो इम्पॉसिबल है, मुझे एक मॉर्टल के द्वारा इस तरीके से डिफीट कर दिया जा चुका, मैं इस हार को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। और तभी उसके डीमन कोर को पकड़ लेता है और क्या लगता है कि इतिहास में तो मैं याद रखा जाएगा ब्रो। लेकिन हमारे एमसी को उस डीमन पे काफी गुस्सा आ रही होती है क्योंकि उसने उसे मॉर्टल कहा था और कहने लगता है कि तू आखिरकार हिम्मत कैसी मॉर्टल्स पर लुक डाउन करने की, मैं तेरे कोर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो सिक्स ब्रदर उसके पास आकर उससे कहने लगता है कि नहीं, तुम इस कोर को नहीं तोड़ सकते। इसको देखकर एमसी उससे पूछता है कि आखिरकार मैं इसे तुम क्यों रखना चाहते हो, तुम मुझे बताओ। तो उससे कहने लगता है ये तो रेसिपी तुम्हें मैंने दी है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज डिसीजन है इसमें, ये तो डीमन किंग के कोर की जरूरत पड़ेगी अगर तुम इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करना चाहते हो, अगर तुम डिस्ट्रॉय कर दोगे तो यहाँ पर तुम्हारी स्पिरिचुअल रूट को नहीं बचाया जा सकता। इसको देखकर उस पर्चे को पढ़ता है और कहने लगता है कि अगर मैं अपने स्पिरिचुअल रूट को रीशेप देना चाहता हूँ तो सबसे पहले मुझे गैदर करना पड़ेगा, क्यू को रिफाइन करने का पड़ेगा, बोन्स को शेप करना पड़ेगा, सोल को, और फाइनली उसके बाद स्पिरिट फॉर्ज हो जाएगी। और धीरे करके सारे के सारे मेथड और सारे के सारे इंग्रेडिएंट को देख और किस तरीके से वो पिल का इस्तेमाल करके बस्ट आउट करके अपनी एनर्जी को बढ़ा सकता है। और सारी प्रोसेस को बताने के बाद हेवनली ट्रेजर सेट के बोन ट्रांसफॉर्मेशन स्कॉर्चिंग चैन की जरूरत पड़ेगी, तो मैंने तुम्हारी बोन से उन्हें पावरफुल बनाने के लिए, और सोर्स ऑफ पिंक फाइनेंस की ट्रांसफर की जरूरत पड़ेगी जो कल्टीवेटर सोल के कल्टीवेटर्स को फॉर्म करता है। और एक बार सारे के सारे जो ग्राउंड वर्क कंप्लीट हो जाएगा तो तुम्हें अनलिमिटेड आर्टिफैक्ट की जरूरत पड़ेगी जो कि टाई बाई रूलर है, जो कि तुम्हारे स्पिरिट फ्रूट को फॉर्ज करने में मदद करेगा तुम्हारा, और तुम्हारे इस कल्टीवेशन के पेनिकल पर पहुंच जाओगे। सारी प्रोसेस को पढ़ने के बाद वो काफी खुश हो जाता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हारे बाद में दम तो है। तभी और से उससे कहने लगता है एग्जैक्टली मेरे को ये काउंटलेस हार्डशिप का सामना करना पड़ा था इस रेसिपी को ऑब्टेन करने के लिए, तुम्हें मेरा धन्यवाद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम्हें तो पता है हम 16 लोग स्वर्ण ब्रदर्स है, हमारा जो बॉन्ड है वो अनब्रेकेबल है। तभी हमारा एमसी उस पर्चे को अपनी जेब में रखते हुए मुस्कुराता है और गुस्से में उसकी तरफ देखते उसकी तरफ जाते हैं, उससे कहने लगता है कि इसलिए तो मैंने तुमसे कहा था कि तुम सिर्फ मेरे हाथों से मर सकते हो। ये बात सुनकर वो भी कहता है एग्जैक्टली, और तभी हमारा एमसी उसे पीटना चालू कर देता है और वो कहने लगता है कि यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है। तो जूनियर सिस्टर लिंगलिंग उससे पूछ लगती है कि जो सीनियर ब्रदर है उसने अपने आप पर ऐसा लाने की हिम्मत दिखाई है, ये डिजर्व भी करते हैं ऐसी हरकतें करके। और मार खाने के बाद वो वापस लौंडे के पास एंजॉय करने के लिए आ जाता है और बैठकर कहने लगता है कि सीधे शब्दों में इतने ज्यादा सालों में मास्टर और हमारे जो सीनियर ब्रदर है उन्होंने कई सारे डायरेक्टली क्रिएट करने की कोशिश की थी स्प्लिटेड रूट को आपके लिए, लेकिन हर बार वो फेल हो जाते थे क्योंकि इसकी जो मेथड थी वो हमेशा से गलत हुआ करती थी। तो एमसी ये बात सुनकर उससे कहने लगता है कि जब तक जो ग्राउंड पर है वो पूरी तरीके से प्रॉपर्ली कंप्लीट हो
हो जाएगा तो यहाँ पर मैं स्पेशल रूट को पूरी तरीके से फुल प्रूफली क्रिएट कर सकता हूँ ना। तुमने सही कह रहे हो ना, क्या ये जेन्युइन तरीका है? तो ओल्ड सिक्स से कहने लगता है कि जो रेसिपी है वो इंस्पेक्टर की टॉप सीक्रेट लाइब्रेरी में छुप कर रखी गई थी। तुम्हारे पास कोई भी आइडिया नहीं है कि आखिरकार मुझे इसे हासिल करने के लिए कितना सब कुछ कुर्बान करना पड़ा था। ये काफी जेन्युइन हो सकती है। इसको देखकर एमसी कहने लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही काइंड हो रखे हो। तो ओल्ड सिक्स से कहने लगता है कि हम लोग फेलो डिसिपल्स है, तो आखिरकार मेरे बैड इंटेंशन कैसे हो सकते हैं? मैं तो तुम्हारा अच्छा ही चाहता हूँ। सभी लोग इस बार को जानते हैं कि सबसे ग्रेटेस्ट इच्छा है ना आपकी रिशेप करने की, आपकी स्पिरिचुअल रूट की और कल्टीवेट करने की मेरे सेकंड ब्रदर की है, और उसकी कमांड मेरी इच्छा के बराबर है और मैं उसे पूरा करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार। और इतनी तारीफ सुनने के बाद हमारा एमसी तुरंत उसको बोलने से रोक देता, लेकिन वह रुकता नहीं और उससे कहने लगता है कि मैंने ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट कर दिया है मेडिकल हब्स के बारे में, आर्टिफैक्ट के बारे में। इन्वेस्टिगेट करने के बाद पता लगा लिया कहाँ पर आप सभी के सभी चीजों को ढूंढ सकते हो और इस बुक में मैंने इसे रिकॉर्ड कर रखा हुआ है। तुम यहाँ पे 2 दिन बाद यहाँ से निकल सकते हो, रिट्रीव कर सकते हो सारे आइटम्स को। इसको देखकर एमसी कहने लगता है कि आखिरकार तुम इस बात से श्योर के हो कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा इसे हासिल करने में। तुम मेरे साथ फिर से पंगे लेने के बारे में ना सोचो तो ज्यादा बेटर रहेगा, और तुम ये जेन्युइन पिक की तरह इस्तेमाल करने के बारे में तो नहीं सोच रहे। तो वो ओल्ड सिक्स उससे कहने लगता है कि तुम्हें नहीं चाहिए तो तुम सीधे मना कर दो ना, अगर नहीं लेना चाहते हो। इसको ये बात हमारे एमसी के दिल पर लग जाती है। इसको देखकर एमसी उससे कहने लगता है कि तुम सभी के सभी लोग 6 डिवीजन के लोग नहीं हो, कि तुम लोग तो काफी बिजी होंगे, तो मैं खुद जाकर उसको ढूंढ लूंगा, तो मैं परेशान नहीं करना चाहूंगा इसके लिए। और वह वहां से जाने लगता है और कहने लगता है कि पूरे के पूरे एंटायर ग्रेट जुओ किंगडम में सिर्फ और सिर्फ 7 सेक्ट के अलायंस के पास ही, मून गेजिंग पवेलियन के पास ही ड्रैगन क्लो फ्लावर मिलेगा मुझे। ये बात सुनकर वो कहने लगते हैं कि मून गेजिंग पवेलियन से कुछ जाना पहचाना नाम लग रहा है। तो ओल्ड सिक्स से कहने लगता है कि एक बात का याद रखना, तुम कभी भी उन्हें गुस्सा मत दिलाना। 7 सेक्ट अलायंस वे सभी के सभी लोग 7 सेक्ट के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेशन अलायंस नहीं है पूरे के पूरे ग्रेट जुओ किंगडम में, बल्कि वो सभी के सभी कल्टीवेशन के रिसर्च को कमांड भी करता है और वो काफी द पजेस करते हैं फॉरबिडन आर्टिफैक्ट को। उनकी स्ट्रेंथ अनफॉर्टेबल है, इसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। यहाँ तक कि हमारे इंस्पेक्टर भी वहां पर ऑफेंड करने की हिम्मत नहीं दिखा सकते उन्हें। ये बात सुनकर एमसी उससे कहने लगता है कि तुम मुझे अब बता रहे हो ये सब चीज, मैंने ऑलरेडी उन्हें गुस्सा दिला दिया। इसको देखकर वो वहां पर बैठता है और उससे कहने लगता है कि ओ माय, मैं तो ऑलमोस्ट इससे अपना पीछा छुड़ा ही लिया होता है। तभी वो लड़की उससे कहने लगती है कि चीफ तुमने इससे वापस से झूठ बोला ना। और तभी ओल्ड सिक्स मुस्कुराते उससे कहने लगता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि मैंने फिर से बोला है? इससे तो बस यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट होने में लगी होती है 7 साइड के बीच में, जिससे कि हमें काफी परेशानी हो देती है। अगर जो हमारे 6 डिवीजन के लोग हैं वो काफी ज्यादा बिजी हैं और उन पर टाइम नहीं बर्बाद कर सकते, इसलिए मैंने थोड़ी सी ट्रिक का इस्तेमाल किया था ताकि मैं इनका इस्तेमाल कर सकूं और वो सर के सारे 7 सेट के अलायंस को आराम से सॉल्व कर सके। और तभी हमारी जूनियर सिस्टर है वो अपनी स्वord को वापस लेने के लिए उस कमरे में वापस आ जाती है, उनकी सारी की सारी बात सुन लेती है, जिसको देखकर वो सरप्राइज हो जाता है। तो जूनियर सिस्टर जाते जाते उससे कहती है कि मैं तो बस अपने चीजों को वापस लेने के लिए आई थी, मैंने कुछ भी नहीं सुना है। तो ओल्ड से काफी सरप्राइज होता है और उससे लगता है कि जरा मेरी बात तो सुन लो यार, जो रेसिपी मैंने दी है अपने सेकंड सीनियर ब्रदर को वो बिल्कुल जेन्युइन है, बिल्कुल रियल है, लेकिन मुझे उसके मटेरियल के बारे में कोई भी क्लू नहीं। तो सीनियर सिस्टर आई मीन जूनियर सिस्टर उससे कहने लगती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है सिक्स सीनियर ब्रदर, मैं इस लोगों की बिल्कुल इस तरह की बंद नहीं है जो कि दूसरों की बातों को पीठ पीछे बात करूं, और यहाँ तक कि तुमने हमें बचाने के लिए अपनी जिंदगी भी दाव पर लगा दी थी, तो मैं इसका सीक्रेट रखूंगी। इसको देखकर वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और क्या लगता है कि कितने ज्यादा स्वीट गर्ल है ये। मुझे वाकई में अच्छा लगा कि मेरे पास इस तरीके की जूनियर सिस्टर मौजूद है, मुझे इसे रिकमेंड करना चाहिए था ये जैसी क्यूट गर्ल को, ना कि ओल्ड 7 को। लेकिन तभी हमारी जूनियर सिस्टर उससे कहने लगती है लेंग अगर जो 6 सीनियर ब्रदर है वो इस तरीके के अपने बिहेवियर को नहीं बदलते हैं तो मैं गारंटी नहीं दे सकती हूँ कि एक्सीडेंटली मेरे मुंह से एक दिन कुछ निकल जाए। जिसको देखकर वो और भी शौक होते हैं, उससे कहने लगता है कि ये चाइल्ड है वो कंप्लीटली स्पॉइल कर दी जा चुकी है सेकंड ब्रदर के द्वारा, तुमने वाकई में बहुत ज्यादा बड़ा क्राइम किया है ब्रदर। तभी हमारे एमसी को जगह पर दिखाया जाता है और क्या लगता है कि हम लोग फाइनली यहाँ पर आ चुके हैं इस मून गेजिंग पवेलियन के फ्लावर फील्ड में, और जो ओल्ड सिक्स ने एक्चुअली में काफी रिलायबल है। एक बार तो आखिरकार इसने शॉर्टकट पॉइंट कर ही दिया हमें यहाँ तक पहुंचने का, और यहाँ पर पहुंचते पहुंचते वो दोनों के दोनों काफी ज्यादा थक चुके होते हैं। तो डॉग उससे कहने लगता है कि तुमने यहाँ उन दोनों फूल्स को बेवकूफ तरीके से पूरी तरीके से पीटा नहीं था मून गेजिंग पवेलियन के इससे पहले, आखिरकार तुम क्या करोगे अगर उन लोगों ने हमारी मदद करने से मना कर दी तो एमसी उससे कहने लगता है कि जो मून गेजिंग पवेलियन है वो सारे के सारे एंटायर बहुत ज्यादा बड़ी फील्ड ड्रैगन क्लो फ्लावर्स की, अगर वो वाकई में हमें उसे देना चाहते हैं एक को, तो मुझे लगता है कि वो उसमें कोई परेशानी वाली बात होगी और मैं लेकर उसे चले जाऊंगा। अगर वो नहीं देंगे तो मैं चुपकर चोरी से ले लूंगा, सिंपल। इसको देखकर जूनियर सिस्टर उससे कहने लगते हैं लेकिन सेकंड सीनियर ब्रदर ये एक ऐसी जगह है जिसे काफी ज्यादा एक्सपर्ट्स के द्वारा गार्ड किया जा रहा होगा, मैंने सही कहा? इसको देखकर एमसी उससे कहने लगता है कि हम लोग सबसे पहले इस ब्रिज को क्रॉस कर लेंगे जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा, लेकिन जैसे ही वो उस मेडिकल फील्ड में जाते तो वहां पर कुछ भी नहीं लगा रहता, जिसको देखकर एमसी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या चल रहा है। और चिल्लाते हुए क्या लगता है कि मेरे सभी के सभी फ्लावर्स कहाँ है, मेरा पूरा एंटायर फील्ड ड्रैगन क्लब फ्लावर्स का कहाँ चला गया भाई? मून पवेलियन का सीन दिखाया जाता है अंदर। यहाँ पर उनका जो यंग मास्टर वो आपस में बात करते हैं, उससे कहने लगता है कि जो हमारी फैमिली के रूल्स है वो नॉन नेगोशिएबल है, और चाय पीने वाले बंदे का नाम होता है सॉन्ग वेन्युआन, जो कि एल्डेस्ट बेटा है सॉन्ग फैमिली का मून पवेलियन का यंग मास्टर। और वो कह रहा होता है अपने ब्रदर से कि मेरी बात ध्यान सुनो, जो बुक्स में आजकल लिखा गया है तुम उन्हें पढ़ने में लगी हुई। लेकिन उसका ब्रदर उससे कहने लगता है कि जिसका नाम सॉन्ग जूफेर जो कि सेकंड बेटा है सॉन्ग फैमिली का, वो उससे कहने लगता है कि ब्रदर आपको इस तरीके से कुछ भी पता
पता नहीं है कि यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है, रूल्स को तोड़ने के लिए ही बनाया गया है। ये बात सुनकर वो कहने लगता है कि ब्रदर तुम्हें तो पता ही होगा कि फैमिली का हेड होने के नाते मुझे इसके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन तभी हमारा एमसी आकर दरवाजे पर जोर से लात मारता है, जिससे कि उसका कप वहीं पर गिर जाता है और वो बंद इसको देखकर काफी शौक होते चिल्लाते, उससे कहने लगता है कि कौन है बे, मेरे टी कप को इतना तोड़ दिया जिसे मैंने 3 मिलियन स्प्लिट स्टोन का इस्तेमाल किया था बाय करने के लिए। तभी हमारा एमसी रॉबरी करता है और कहने लगता है कि सर किसी ड्रैगन क्लॉ फ्लावर को हैंड ओवर कर दो। इसको देखकर वो बंदा रोते रोते कहने लगता है कि तुम लोग यहाँ पर इस तरीके से आए हो और मुझसे यहाँ पर ड्रैगन क्लॉ फ्लावर्स मांगने में लगे हो, लेकिन मेरी टी कप का क्या। तभी बंदा कहने लगता है कि वो तो ऑलरेडी जा चुके हैं। इसको देखकर एमसी शॉक होता है, उससे कहने लगता है कि तुम्हारे पास वो नहीं है लेकिन उसके बीज तो पड़े होंगे सीढ़े वगैरह, तुम कहाँ पर प्लान करते हो ना। तो बंदा कहने लगता है कि मेरे डैडी से प्लान करना जानते हैं और हमने अभी तक उससे नहीं सीखा है, ये डिजास्टर है वो 3 मिलियन स्प्लिट स्टोन का। जी। और जब ये बात हमारे एमसी को पता चलती है कि उसके पास कोई भी फ्लावर्स नहीं है, ना ही प्लांट है, आई मीन सीड भी नहीं है, तो वो काफी शॉक हो जाता है इसको सुनने के बाद और वो वहीं पर बेहोश होकर गिरने लगता है। तभी जो सेकंड यंग मास्टर उससे कहने लगता है कि तुम कितने तक बोल्ड होने में लगे हो, तुम हो कौन, तुम्हारी हिम्मत कैसी हमारे मून पवेलियन में इस तरीके से घुसने की, जल्दी से कोई आओ और इन लोगों को जल्दी से उठाकर वापस भेज दो। इसको देखकर एमसी उससे कहने लगता है कि तुम्हें वाकई में हिम्मत हो चुकी है, तुम्हें पता है ना कि मैं कौन हूँ, मैं शूज या चेंग हूँ, जो कि सेक्ट लीडर असेंड करने आई मीन एनलाइटमेंट वैली का सेक्ट लीडर का ऑलरेडी डिसिपल हूँ, सबसे ज्यादा बी लेफ्ट। और तुम्हें बात पता नहीं होगी, तुम्हारे जो सेक्ट मास्टर हुआ करते थे वो मेरे फादर के काफी ज्यादा क्लोज फ्रेंड थे और मेरे मास्टर ने स्पेशली यहाँ पर अपने उस तुम्हारे फादर को एस्टिमेट फादर को मिलने के लिए भेजा गया है ताकि मैं उनका ख्याल देख सकूं, लेकिन तुम मुझे बाहर बेचने में लगे हो, कोई कैसी मून पवेलियन की हॉस्पिटलिटी है ये। इसको सुनने के बाद हमारी सीनियर जूनियर सिस्टर मन में सोचते हुए कहने लगती है कि आखिर कब सेकंड सीनियर ब्रदर के यहाँ पर सेक्ट लीडर बन चुके हैं, एक्टिंग सेक्ट लीडर बन चुके हैं। और डॉगी भी मन में सोचते हुए कहने लगता है कि तुम तो ऑलमोस्ट 6 जूनियर ब्रदर की तरह एक्टिंग करने में एक्सपर्ट बन चुके, झूठ बोलने में। जैसे सेकंड यंग मास्टर पूरी तरीके से कंफ्यूज होते हैं, उससे पूछने लगता है कि तुम डैड के क्लोजेस्ट फ्रेंड हो और असेंडिंग वैली का नाम तो मैंने कभी भी नहीं सुना इसके बारे में। तो वो दोनों पूछने लगता है कि तुम्हारा मास्टर कौन है, तुम मुझे बताओ, अंकल जॉन या फिर ओल्ड मास्टर ल्यू या फिर अंकल ल्यू। इसको देखकर एमसी कंफ्यूज होते हैं, उससे कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरे मास्टर का सरनेम ली है और तुम्हें पता ही होगा और खासते हुए क्या लगता है तुम्हें आइडिया के बारे में पता चल चुका होगा, ये नॉर्मल सी बात है कि तुमने अभी तक इसके बारे में नहीं सुना होगा। सही बंदा क्या लगता है कि अंकल ली के जो मैन है वो हमेशा इस तरीके से सही बात किया करते थे और कभी अपने वर्ड से नहीं पीछे हटा करते थे और काफी रेयरली स्पीक किया करते उसके बारे में बात किया करते थे। मुझे माफ कर देना इस तरीके से, अगर आप वाकई में अंकल ली के डिसिपल हो और तुम यहाँ पर हमारे डिस्गस्ट गेस्ट हो, आप यहाँ पर आराम कर सकते हो। तभी एमसी क्या लगता है कि मैं यहाँ पर फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, मेरे जो मास्टर वो अर्जेंटली उन्हें ड्रैगन क्लॉ फ्लावर्स की जरूरत है, तो तुम मुझे अपने फादर के पास ले जा सकते हो ताकि मैं उनसे वो चीज मांग सकूं। तो एमसी की आई मीन जूनियर सिस्टर उससे कहते हैं लिंग ये वाकई में इतनी आसानी से हमें देने वाला है क्या, यहाँ पर इस तरीके से थिएटर काम कर जाएगी क्या। तो डॉग उससे क्या लगता है मन में सोच आई मीन छोटी आवाज में धीरे आवाज में कि हमारे जो एनलाइटमेंट वैली है उसके पास वाकई में इस तरीके से रिसेप्शन करने की कई सारी टेक्निक्स हैं सभी के सभी डिसिपल्स पर। तभी वो कहने लगता है कि मेरे जो फादर है वो इस पर काफी ज्यादा बीमार है, विजिटर नहीं देख सकते हो, लेकिन अब जबकि तुम मेरे फादर के काफी ज्यादा क्लोज फ्रेंड के बिलीव्ड डिसिपल हो तो ये काफी ज्यादा राइट सी बात है कि मैं तुम्हें मिलने का उन्हें एक मौका दिलवा और इन्फॉर्म करने की जरूरत है मुझे सेक्ट एल्डर्स को सबसे पहले। और तभी हमारा एमसी काफी एक्साइटमेंट से भर जाता है और कहने लगता है कि चीज तो काफी स्मूथली जाने में लगी हुई है। और तभी वो यंग मास्टर हमारे एमसी को ले जाने लगता है और उससे क्या लगता है कि हमारे जो या मास्टर हैं वो काफी समय से बेड रिडन हो रखे हैं और बेड से उठ नहीं सकते हैं, उनकी सिचुएशन कुछ 2 दिनों में तो और भी ज्यादा खराब हो चुकी है, इसलिए वो काफी अनकॉन्शियस उठ नहीं सकते हैं। तो एमसी उसको देखकर क्या लगता है कोई बात नहीं, जब तक उन्हें पता होगा कि किस तरीके से फ्लावर प्लांट्स को उगाया जाता है तब तक कोई बड़ी बात नहीं। तभी जाते जाते उससे वो लड़की मेड को पनिशमेंट करते हुए दिखाया जाता है, कह रहे होते कि तुम लिटिल रैच कहीं के, तुम इतनी हिम्मत कैसे हुई इस तरीके से यहाँ पर स्पेन में घुसने की, तुम जरूरी मरना चाहती हो। इसको देखकर दूसरा बंदा कहने लगता है कि तुम यहाँ पर इतना कमोशन की मचा रखे हो। तो वो मेड माफी मांगते उससे कहते हैं कि यंग मास्टर मुझे माफ कर दो मेरे इंट्रोडक्शन के लिए, मैं तो बस इस रैच के बारे में सजा आई मीन इसको पकड़ना चाहता था जो कि इस स्कॉर्चिंग क्लाउड पवेलियन में टावर के अंदर घुस चुकी थी, जिससे कि हमारे एंसेस्टर रूल को तोड़ दिया जा चुका है। तभी वो लड़की माफी मांगते हुए उससे कहने लगता है कि यंग मास्टर मैंने ये जानबूझकर कुछ भी नहीं किया था, एक्सीडेंटली मैं उसके अंदर चली गई थी, मुझे बख्श दो प्लीज। जिसको देखने के बाद वो बंदा उसे जोर से ढूंढता है और उससे कहने लगता है कि तुम इसे ड्रैग कर ले जाओ और कुत्तों को खिला दो इसको। ये देखकर वो रोना चालू कर देती है और पुलिस उससे भीख मांगने लगती है, जिसको देखकर वो बंदा कहने लगता है कि यंग मास्टर आपकी जजमेंट क्या है। तो दूसरा यंग मास्टर उससे पूछने लगता है कि जी फू समय बदल चुका है और ये आर्क का ये इस तरीके से बुल्फ को खिलाना लोगों को ये काफी ज्यादा सही नहीं होगा। तो वो बंदा उससे कहने लगता है कि तुमने मुझसे नहीं कहा था इससे पहले कि हमें बुक्स के हिसाब से नहीं चलना चाहिए, तो आखिरकार ये तुम्हारा हार्ट ऐसे कैसे चेंज हो गया। तो लिगलिंग चिल्लाते उससे कहने लगता है कि आखिरकार ह्यूमन लाइफ के मुकाबले में किस तरीके के रूल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बंदा उससे कहने लगता है कोई भी आउटसाइडर हमारी जो सॉन्ग ब्लड लाइन से मौजूद नहीं है वो हमारे स्कॉर्चिंग आई मीन सोरिंग क्लाउड टावर के अंदर नहीं घुस सकता है, और जो भी इसको वॉयलेशन करने के बारे में सोचता है उसे डेथ नोट मिलेगा। और ये रूल काफी सालों से हमारे मून व्यू पवेलियन में चलता हुआ आ रहा है और हम इसे फॉलो करते आने में लगे हुए हैं और कोई एक्सेप्शन भी नहीं है। जिसको देखकर एमसी पीछे बोलता है और उससे लगता है कि आखिरकार उस सोरिंग क्लाउड टावर में ऐसी क्या स्पेशल बात है कि इसने ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल की जरूरत पड़ रही है। इसको देखकर
देखकर यंग मास्टर उसे बताता है, उससे कहता है कि जैसे कि तुम देख सकते हो, जैसे गेस्ट जो सोरिंग क्लाउड टावर है वो सेक्रेड ग्राउंड है हमारे इस सॉन्ग फैमिली का। यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि जो भी स्टैंड करता है इसके टॉप टावर पर नाइट फुल मून की नाइट पर वो एब्जॉर्ब कर सकता है मून के एसेंस को, मून की पावर को कल्टीवेट करने के लिए, और इसलिए यहाँ पर मून व्यू पवेलियन का नाम पड़ा हुआ इस वक्त। और ये एक्सेप्शनली प्योर एनर्जी को पजेस कर रखता है, परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट करता है हमारे सभी कल्टीवेशन टेक्निक को, इसलिए आउटसाइडर को स्ट्रिक्टली फॉरबिड किया गया है इसमें एंटर करने के लिए। और सबसे मोर इंपोर्टेंट वाली बात यह है, तभी दूसरा भाई उसका बोलने लगता है कि आज जीफू की कमिंग ऑफ एज सेरेमनी है और यहाँ पर रिचुअल कल्टीवेट करने रिचुअल होने वाला है कल्टीवेट करने के लिए सोरिंग क्लाउड टावर में। अब सभी के सभी लोग यहाँ पर पेड़ हो चुके हैं, तैयार हो चुकी हैं, और जो भी इंट्रूड करने के बारे में इसके सोचेगा सोरिंग क्लाउड टावर के अंदर, या फिर डिस्पेक्ट करने के बारे में सोचेगा सेरेमनी को, उसे सजा जरूर मिलेगी। तो लिंगलिंग उससे कहते हैं कि सेकंड सीनियर ब्रदर ये वो काफी पिटीफुल लड़की है, हमें इसे बचाना चाहिए। तभी हमारा एमसी पीछे में बोलता है, उससे कहता है कि मेरे जो मास्टर और मेरे जो फादर थे, आपके जो फादर थे काफी तो ओल्ड फ्रेंड्स थे, क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते उसको बचने के लिए? तभी वो कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो अगर आप ऐसा कहने में लगे हुए हो तो आपके लिए मैं इसे फ्री करने के लिए तैयार हूँ। तभी वहां पर उसके सेक्ट मास्टर को दिखाया जाता है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। कहने लगता है कि फादर अंकल ली गई डिसिपल है वो आपसे मिलने के लिए आ चुके हैं। जब हमारा एमसी अपने उस ओल्ड मास्टर की इतनी ज्यादा हालत खराब देखता है तो कहने लगता है कि एक्चुअली में ये बंदा ऐसा दिखता है, ऐसा लगता है कि जो ऑलमोस्ट मरने वाला है। तभी बंदा कहने लगता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन मेरे जो फादर थे वो काफी बुरी तरीके से बीमार पड़ चुके हैं और वो आपकी बातों को नहीं सुन सकते हैं, और जूफी की जो कमिंग एज सेरेमनी उसमें भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो एमसी उसे घूर कर देखने लगता है और उससे कहने लगता है कि ऐसी सिचुएशन नहीं जाने वाली, मुझे इसकी पल्स को सबसे पहले पर्सनली देखना होगा। यहाँ पर यंग मचर उससे कहने में लगा होता है कि सबसे पहले तो हमें फुली रिकवर करने का इंतजार करना चाहिए था, जिस तब हम कमिंग एज ऑफ सेरेमनी कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन जो टाइम है वो हमारे पास बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है। जैसे कि तुम जानते हो आपका जो अनफिलहाल सन है, मेरे पास कोई भी चरण नहीं है और सेरेमनी को मुझे समय पर कंप्लीट करना होगा। इस तरीके के लुक को देखने के बाद लिंग काफी सरप्राइज होती है और कहने लगती है कि ये इस तरीके से क्यों देखने में लगा हुआ है इसको। अभी हमारा एमसी अपने रोते रोते उससे अपना हाथ बढ़ाता है उसकी तरफ, कहने लगता है कि ओल्ड सेक्ट लीडर आप श्योरली जल्दी रिकवर हो जाओगे, मेरे जो मास्टर है वो अभी भी आपका इंतजार कर रहे हैं। और मन में सोचता हुए कहने में लगा होता है कि कंप्लीटली सेविंग के बियॉन्ड में से बचा नहीं सकते, लेकिन जैसे ही अपना हाथ बढ़ाने में लगा होता है तो यंग मास्टर आकर उससे तुरंत रुकते उससे कहने लगता है कि ब्रदर सू आपको देखने ही लोग आपने फादर की कंडीशन देखी रही होगी अपनी आंखों से, हम लोग पावर ले से ड्रैगन क्लो फ्लावर्स को लेकर। इसको देखकर हमारा एमसी थोड़ा सस्पिशियस होता है और उससे कहने लगता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी ये काफी ज्यादा इजी नहीं होने वाला ट्रिप करना मेरे लिए, तो मैं यहाँ पर कुछ दिन के लिए रुकना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कैसा माहौल है यहाँ। इसको देखकर यंग मास्टर उससे कहने लगता है कि आखिरकार मैं आपको किस तरीके से मना कर सकता हूँ, आप जैसी चाहो वैसी हॉस्पिटलिटी प्रोवाइड करवाने के लिए मैं तैयार हूँ, आप यहाँ पर रुक सकती हो। और एमसी उसको सुनकर खुश हो जाता है। तभी लिंग उससे कहने लगता है कि सेकंड सीनियर ब्रदर जो ड्रैगन क्लॉ फ्लावर्स है वो ऑलरेडी जा चुके हैं, तो आप यहाँ पर क्यों रुकने में लगे हो? तो एमसी उस पवेलियन की तरफ देखता है, उससे कहने लगता है कि आखिरकार क्या हो अगर यहाँ पर कुछ छुपा कर रखे उन लोगों ने, तो आखिरकार उन लोगों ने नहीं कहा था कि सोरिंग क्लाउड टावर है वो एनर्जी को गैदर कर सकता है, हम आज रात को इस सोरिंग क्लाउड पवेलियन के अंदर जाने वाले हैं। तभी हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वे सभी के सभी लोग उसके अंदर पहुंच जाते हैं। तो लिंग उससे कहने लगते हैं कि सेकंड सीनियर ब्रदर ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है अगर हम इस तरीके से ट्रांसफर करें किसी के इलाके में, तो हमारा एमसी से कहने लगता है कि ये ट्रांसफरिंग नहीं है, हम झुक कर नहीं घुसने में लगे, हम तो पर्सनली यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए आए हैं अगर जो असेंसर टावर है वो कोई मैजिकल आइटम है या फिर नहीं है, जैसे कि वो लोग कहने में लगे हुए हैं। तभी डॉगी कहने लगता है कि बकवास करना बंद करो, और तभी भी पीछे से कोई चिल्लाता कि हमने फाइनली इसे ढूंढ लिया, और पता चलता है कि ये तो वही दोनों के दोनों लोग हैं जो हमारे एमसी के द्वारा पिटे थे, और उसकी वही लड़की है। उससे कहने लगते हैं कि ब्रदर ये लोग वही है जिन्होंने हमारी बात बताई थी, वो दोनों के दोनों कहने लगते हैं कि तुम तो हमारे बेनिफिट जिसने मेरी यंगर सिस्टर को बचाया था। इसको देखकर एमसी उससे कहने लगता है कि तुम लोग कौन है? तभी कुत्ता भी कहने लगता है कि मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। तो लिंग उसे पहचान लेती है और उससे कहने लगता है कि ये कितनी तो कोइंसिडेंस वाली बात है, मैंने उन लोगों को उस फोर सिंबल ऑस्पिशियस फॉर्मेशन रिचुअल में देखा था। तभी उनमें से एक बंदा हमारे एमसी पर अटैक करते हैं, उससे कहने लगता है कि तेरी हिम्मत कैसी, हम ब्रदर को ऐसे भूल लेके हम लोग यहाँ पर तुम्हें पीटने के लिए आए हुए हैं, तब तुम्हें याद आ जाए। तभी हमारा एमसी उसे बुरी तरीके से पीट कर दूर फेंक देता और मार खाने के बाद वो बंदा बहुत ज्यादा दूर गिरता है और बंदा कहने लगता है कि ओ तुम्हें हम लोग अब याद आ चुके हैं। तो एमसी कहने लगता है कि हाँ अब मुझे याद आया, तुम्हें पीटने के बाद मुझे पता चल चुका है कि मैंने तुम्हें पहले किस तरीके से पीटा था। तो लिंग इसको देखकर सरप्राइज हो जाती है और कहने लगती है कि तुम लोगों को पीटने के बाद याद रखते हो, वाह ब्रो। और जब मार खा जाती है तो वो लड़की उससे कहने लगती है कि ब्रदर आपके आप ठीक हो? तभी वो बंदा कहने लगता है कि तुमने मेरी मेमोरीज को वेक कर दिया सिर्फ एक ही स्लैप में, हम लोग आपसे माफी मांगना चाहेंगे अपने इस इम्पल्सिव बिहेवियर के लिए। मेरा नाम मेई डू जियांग है और ये मेरा ब्रदर है मेई यूओकॉन, और ये मेरी सिस्टर है यंगर सिस्टर जिसकी आपने जान बचाई थी मेई जियांगो, और हम आपको बहुत धन्यवाद करने के लिए आए हैं। तो एमसी ये बात सुनकर उससे कहने लगता है कि ये सभी के सभी लोग मून वॉचिंग पवेलियन के नाम इस तरीके से होते हैं क्या? लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं उसे बचाने वाला नहीं हूँ। अगर तुम इसी का धन्यवाद करना चाहते हो तो मैं इसका धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि इसी ने यहाँ पर इसे बचाने के लिए आगे बढ़ी थी, इससे मेरा कुछ भी लेना देना नहीं। अगर मैं अकेला होता तो शायद मैं कभी इस बात पर ध्यान भी नहीं देता, अगर मुझे ड्रैगन क्लॉ फ्लावर नहीं चाहिए होते। ये बात सुनकर वो बंदा उससे कहने लगता है कि तुम यहाँ पर ड्रैगन क्लॉ फ्लावर के लिए आए हो क्या? अगर ऐसी बात
है तो मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि तुम अपने एफर्ट्स को बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि जो फ्लावर फील्ड है वो ऑलरेडी बर्न कर दी जा चुकी है ओल्ड पवेलियन मास्टर के द्वारा। यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा हुआ है। जब एमसी ये बात सुनता है कि तुम भी यहाँ पर ढूंढने में लगे हुए, तो वो पूछता है कि मेरे अलावा भी यहाँ पर कोई और आया था क्या। ये सुनने के बाद वो बंदा बताने लगता है कि हाँ, यहाँ पर कुछ दिनों पहले कुछ आया तो था, वो भी इस फ्लावर फील्ड में देख रहे थे और पता चला था कि बर्न हो चुकी है, तो उस साउदर्न बावेरियन के पीछे चले गए थे ढूंढते ढूंढते। जो सुनने के बाद एमसी सरप्राइज होते कहने लगता है कौन से साउदर्न बावेरियन की बात कर रहे हैं। तो वो बताता है कुछ समय पहले पवेलियन में कुछ ग्रुप के सरमेंट ने अटैक कर दिया और उनमें से एक बंदा था जो कि चुप कर कुछ स्टेटस वाला बंदा था, जो कि साउदर्न रीजन से आया था। और मैंने ये भी सुना है कि जो साउदर्न बावेरियन है वो डिसअपेयर हो गया था जैसे ही वो ओल्ड पवेलियन मास्टर बीमार पड़ गए थे उसके बाद से, और ये काफी ज्यादा सस्पिशियस बंदा था, इसीलिए उस बंदे को हमने यहाँ पर बुलाया था उसे ट्रैक करने के लिए। ये बात सुनकर हमारे एमसी को थोड़ा डाउट होता है और उससे कहने लगता है कि जो पीपल है साउदर्न यूए किंगडम के वो काफी ज्यादा स्किल्ड है गूप टेक्निक में, गूप पॉइजन और मेडिसिन में। वे सभी के सभी लोग काफी ज्यादा अच्छे रिलेशनशिप है डीमन रेस के साथ। अब इस बात से सेंस तो बनता है कि आखिरकार जो ओल्ड पवेलियन मास्टर है वो इंसान की हो गए थे। तो लेकिन उसको सुनने के बाद उससे कहने लगता है कि जो मून वॉचिंग पवेलियन है उसने साउदर्न यू किंगडम को ऑफेंड कर दिया है क्या। लेकिन वो बंदा उससे कहने लगता है कि मुझे लगता है कि वे सभी के सभी लोग मून पवेलियन के कल्टीवेशन टेक्निक के पीछे पड़े होंगे और जो सीक्रेट मैनुअल्स है, लेकिन मैंने कभी भी असेंसर टावर के इंसान उसे नहीं देखा। लेकिन मैंने ये बात जरूर सुनी। जब इतना बताने वाले होते तो पीछे से उनका यंग मास्टर आ जाता है और उससे कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या करने में लगे हो। इसको देखकर वो बंदा काफी डर जाता है और वो कहने लगता है उसका यंग मास्टर, मैंने तुम्हारी जिंदगी को जहाँ पर दिन में बख्श दिया था, लेकिन तुम पवेलियन मास्टर के पीछे पीछे आउटसाइडर के सामने गॉसिप करने में लगे हो, तो क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो। तो बंदा कहने लगता है सेकंड यंग मास्टर प्लीज आप शांत हो जाइए, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तभी हमारा एमसी खांसते हुए उससे कहने लगता है कितनी ज्यादा कोइंसिडेंस वाली बात है, जो सेकंड यंग मास्टर है मैं तो बस आपसे पूछना चाहता था कि किस तरीके से मैं असेंसर टावर के अंदर जा सकता हूँ, जबकि तुम यहाँ पर काफी ज्यादा फेमिलियर इस प्लेस से, तो आखिरकार तुम हमें रास्ता क्यों नहीं दिखाते हो। मैं सोचता है क्या लगता है यंग मास्टर यंग पवेलियन मास्टर दूसरा वाला बंदा यंग मास्टर है सिर्फ और सिर्फ, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है। तभी ये बंदा कहने लगता है कि तुम असेंसर टावर में एंटर करना चाहते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे है, क्या तुम ये बात भूल चुके हो कि हमने तुमसे आज क्या कहा था। तो एमसी उससे कहता है कोई भी एंटर नहीं कर सकता जो भी सॉन्ग ब्लड लाइन से नहीं हो, और ऑफेंडर्स को किल कर दिया जाएगा विदाउट एक्सेप्शन। लेकिन यहाँ पर कई सारी एक्सेप्शन हो सकती है, जैसे कि उस लड़की ने तुम्हारा रूल्स तोड़ दिए थे, आखिरकार मैं क्यों नहीं कर सकता। ये बात सुनकर इसे बंदे को गुस्सा आ जाती है, उससे कहते हैं इंसोलेंट कहीं के सॉन्ग वेंडर, भले ही तुम्हें इस तरीके से ट्रीट कर सकता है गेस्ट की तरह, लेकिन मैं तुम्हें ट्रीट नहीं करने वाला, क्योंकि फादर ने कभी ओल्ड के बारे में मेंशन नहीं किया था। और तुम यहाँ पर मून वॉचिंग पवेलियन में चुपके से घुसना चाहते हो, डिमांड करना चाहते हो ड्रैगन क्लो फ्लावर्स को, तुम्हारे यहाँ पर घुसने की अल्टीरियर मोटिव है, तुम्हें मैं यहीं पर सबक सिखाऊं। और जैसे वो अटैक करता है एमसी, तो एमसी बिना किसी परेशानी के उसके अटैक को एक ही झटके में रोकने में कामयाब रहता है। इसको देखकर ये बंदा काफी शॉक होता है, उससे कहने लगता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, तुमने बेयर हैंडेड से मेरे इतने पावरफुल अटैक को रोक दिया। उसके बाद हमारा एमसी उसके हाथों को पकड़कर गोल गोल घुमाता है, उससे कहने लगता है कि चलो ठीक है अब तुम्हें यहाँ पर थोड़ा सो जाना चाहिए। और वो यंग मास्टर जोर से जाकर दीवार से टकरा जाता है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। इसको देखकर बाकी के लोग काफी सरप्राइज होते हैं और उससे कहने लगता है कि सेकंड यंग मास्टर है उसे एक्चुअली में इतनी बुरी तरीके से पीट दे चुका है बिना हेजिटेशन के इस बंदे के द्वारा, क्या हमें मदद की बुलानी चाहिए। लगता है कि हमें रिवॉर्ड भी मिल जाएगा अगर हम इसको रिपोर्ट कर देंगे तो। लेकिन ये बंदा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम लोग इसे ऑफेंड करने के लिए ऑफेंड नहीं कर सकते। चलो इसके बारे में भूल जाते। दूसरी तरफ इन दोनों की जो यंगर सिस्टर होती है हमारे एमसी को इतना कूल देखते हुए काफी पूरी तरह से पट जाती है और उसके मुंह से लार टपकने लगती है हमारे एमसी को देखने के बाद। भाई साहब पूरी ठग निकल पड़ी है इसके चेहरे से। लेकिन हमारा एमसी पूरी तरीके से उसे इग्नोर कर देता है और उससे क्या लगता है कि चलो हमें चलना चाहिए उस असेंटा वन को एक्सप्लोर करने के लिए। और वो लौंडिया पूरी तरीके से, भाई साहब क्या ही बोलूं हम उसके बारे में। तभी लिंगलिंग बीच में बोलने पड़ती है और उससे लगता है कि सीनियर ब्रदर आपने अभी अभी सेकंड मास्टर को बुरी तरह से पीट दिया है, तो मून वॉचिंग पवेलियन है वो हमें इतनी आसानी से नहीं जाने देगा। तो एमसी उससे क्या लगता है कि जो यंग पवेलियन मास्टर और बाकी के जो सेकंड यंग मास्टर है उनकी जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल भी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। तो जो संग बेनवान है वो डेफिनेटली मेरा धन्यवाद कहेगा उसको सबक सिखाने के लिए उसके यंग ब्रदर को। और तभी वो दोनों के दोनों चुपके चुपके डार्क विंडी नाइट में परफेक्टली अंदर जाने लगते हैं। तो हमारा एमसी क्या लगता है कि नरेटर तुम्हें इस तरीके से नरेट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। खैर वो सब छोड़िए, तो मजाक था। और वो घुसते घुसते क्या लगता है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा बचा हुआ है कि सॉन्ग जीपू की कमिंग ऑफ एज सेरेमनी होने वाली है, हमें जल्द से जल्द मतलब पता लगाना होगा इसके बारे में। दूसरी तरफ लिंगलिंग उससे पूछने लगती है कि जो पीपल है मून वॉचिंग पवेलियन के उन्हें क्या इसके बारे में पता नहीं कि उनका जो सेकंड यंग मास्टर है उसे नॉकडाउन कर दिया जा चुका है, बेहोश कर दिया जा चुका है, और लेकिन यहाँ पर कोई भी सिंगल गार्ड नहीं है और जगह पर एक भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता। इससे कुछ सस्पिशियस महसूस होने लगती। तभी डॉग उससे कहने लगता है कि आज का जो मून है वो काफी ज्यादा ऑकवर्ड लगने में लगा हुआ है और जो मेरे प्रेमियल इंस्टिंक्ट है वो अवेकन कर देंगे सेलेस्टियल डॉग ईटिंग मून टेक्निक को, आई मीन उसकी ब्लड लाइन को। और लिंगलिंग कहती है कि यहाँ का तो व्यू काफी ज्यादा अमेजिंग है। तभी एमसी फोकस करने की कोशिश करता है तो डॉग उससे पूछता है कि तुम्हें इस तरीके से ब्रेक करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी क्या, अब तुम यहाँ पर क्या करने में लगे हो। तो वो उससे कहने लगता है कि फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ। तभी लिंगलिंग की नजर एक कॉमेट पर जाती है जहाँ पर उसे अजीब तरीके का हाथ दिखाई देता है, जिसको देखकर लिंगलिंग काफी डर जाता और जोर से चिल्लाते हुए अपने सेकंड सीनियर ब्रदर से कहने लगते हैं कि यहाँ पर किसी का हाथ पड़ा हुआ है।
तभी एक बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक लिंगलिंग की तरफ आने लगता है। तो एमसी उसे नोटिस कर लेता है और कहने लगता है कि पीछे से किसी ने हम पर एम्बुश कर दी, और वो पावरफुल अटैक उसी कैबिनेट पर जाकर लग जाता है। उस कैबिनेट में यहाँ पर उस सेक्ट मास्टर की डेड बॉडी पड़ी होती है। इसको देखकर एमसी काफी शॉक हो जाता है और दोनों दोनों एक दूसरे से चिपक जाते हैं और डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। तो एमसी उससे कहने लगता है कोई यहाँ पर आने में लगा हो, और तो पता चलता है कि जो फोर्ड एल्डर्स है मून गेजिंग पवेलियन के, वहां पर जंग मास्टर आ जाता है और उसको देखकर चिल्लाते उससे कहने लगता है कि तुम, और एमसी कहने लगता है कि तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा कोई कोना, और मन में सोचते कहने लगता है ये चारों के चारों एल्डर्स एग्जैक्टली सेम देखने में लगे हुए हैं क्या, यहाँ पर कोई मॉडलिंग शो चलने में लगा हुआ है कि यहाँ पर वो यंग मास्टर जुड़ते घुर रहा था। उससे कहने लगता है कि तुम शेमलेस विलन कहीं के, हमने तुम्हें अपनी काइंडनेस दिखाई, तुम्हें अच्छे तरीके से ट्रीट किया, लेकिन तुमने हमारे मेरे ब्रदर को चोट पहुंचा दी है और हमारे सेक्ट मास्टर को बुरी तरीके से चोट पहुंचा दी और उन्हें मार दिया है। तुमने इतना ही नहीं बल्कि मैं कल्टीवेशन टेक्निक और सीक्रेट मैनुअल चलाने के बारे में भी सोचा हमारे सोरिंग क्लाउड पवेलियन में, और हमारे फादर को भी मार दिया है। तुम्हारा जो क्राइम है उसे हम माफ नहीं कर सकते। तो एमसी उससे कहना था कि जैसे कि पहले के तो हम पर झूठा इल्जाम लगाओ, तो आखिरकार तुम अपने फादर की बोन को चेक नहीं कर लेते। मैं ये बता सकता हूँ कि ये बंदा ऑलरेडी मारा जा चुका है, इसकी डेड बॉडी ऑलरेडी कोल्ड पड़ी है। तो लिंगलिंग उसको देखकर कहने लगती है कि सेकंड सीनियर ब्रदर, आपको इस तरीके से आग में घी डालने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत है। तभी डॉगी भी कहने लगता है कि सभी के सब लोग फ्रेम कर रहे हैं हम पर। तो एमसी कहने लगता है कि एक्सप्लेन, ये लोग सभी के सभी लोग एक्सप्लेन डिजर्व नहीं करते हैं, ये सभी के सभी लोग जानबूझकर हमें कल्प्रिट डिसाइड कर रहे हैं, और हम इनसे कुछ भी कहने की कोशिश करते हैं इनके लिए यूजलेस है। तभी जंग मास्टर ऑर्डर देता है, उससे कहने लगता है तुम जाओ इन सभी के सभी विलन्स को जेल में डाल दो फटाफट से। इसको देखकर लिंगलिंग को गुस्सा आ जाती है, उससे कहने लगती है कि डैम इट, आखिरकार हम लोग फाइट क्यों नहीं कर सकते हैं, हम लोग भी एनलाइटमेंट वैली के डिसिपल्स हैं, हम फिस्ट चलाना भी जानते हैं। तभी डॉग भी कहता है कि चलो हम लोग इन्हें पकड़ लेते हैं। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि आखिरकार हमारे इस सेट के ऐसे रूल्स कब से बन गए हैं कि हम लोग जब चाहे फाइट करना चालू कर देंगे, तो पता जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, जो चीजें हैं वो इतनी सिंपल नहीं है। तभी हमें जेल का सीन दिखाया था जहाँ पर तीनों लोगों को बंद कर दिया जा चुका है, जहाँ पर डॉग कहने लगता है कि आज से पहले मुझे इस तरीके से कभी भी बंद कर नहीं रखा गया है, इस तरीके से गलती हुई सॉन्ग जूफू की होगी, वो बंदा शकल से ही अच्छा बंदा नहीं दिखता है, इसके फादर को अपने खुद ने मार दिया होगा और हम पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। जिसको देखकर लिंगलिंग कहने लगते हैं कि ये नेसेसरी वाली बात तो नहीं है, मुझे लगता है कि जो सॉन्ग बैन नोआन है वो काफी ज्यादा सस्पिशियस है, जो ऑलमोस्ट वो बिल्कुल सही मूवमेंट पर आ चुका था जब हम उसके अंदर घुसे, जैसे कि उसे एडवांस में पता होगा कि हम लोग यहाँ पर जरूर आएंगे। तो डॉगी भी कहने लगता है कि हमने उसकी बॉडी को ढूंढ लिया था, इससे नॉर्मल सी बात है कि वो ऐसा सोच सकता है हमारे बारे में, ये सारी की सारी गलती उस सॉन्ग जूफू की होगी। तो लिंगलिंग उससे कहने लगते हैं लेकिन जो सेकंड सीनियर ब्रदर है वो सॉन्ग जूफू को तो हाथ को बुद्धि से तोड़ दिया था, वो पावरफुल ब्लो था, एक अटैक वो इतना पावरफुल नहीं कर सकता था कि वो उस पूरे के पूरे कैबिनेट को एक अटैक में शेटर कर दे। और ये बात से हमारी जो लिंगलिंग है वो काफी कंफ्यूज होती है, उससे कहने लगते हैं कि सेकंड सीनियर ब्रदर आप इसके बारे में क्या सोचते हो। तो डॉगी कहने लगता है कि जियाओ चंग तुम भी बताओ, लेकिन पता चलता है हमारा एमसी तो सोने में लगा होता है। उसको देखकर लिंगलिंग कहने लगती है ये तो वाकई में इतनी आसानी से सोने में लगा हुआ, लगता है कि इसका दिमाग खराब हो चुका। और तभी वहां पर हमें पता चलता है कोई बंदा आकर उसके ताले को तोड़ देता है, और उसकी आवाज से हमारा एमसी जग जाता है और उससे कहने लगता है कोई यहाँ पर आ चुका। और जो वही यंग मास्टर है उससे कहने लगता है कि जल्दी से जल्द तुम यहाँ से पहले ही फुर्सत में निकल जाओ, यही समय तुम्हारे पास बिल्कुल भी नहीं बचा जिससे पहले कि तो किसी को डिस्कवर कर लिया जा चुके। इसको देखकर एमसी कहने लगता है कि यो तो तुम फाइनली आ चुके हो हमें बाहर निकालने के लिए। इसको देखकर वो कहने लगता है कि नहीं मैं तुम्हें यहाँ पर आजाद करने के लिए आया हूँ। तो लिंगलिंग उससे पूछने लगती है कि तुमने पहले हमें कैद किया, अब तुम मुझे यहाँ पर भगाने की कोशिश करने में लगी हुई हो। तो एमसी कहने लगता है कि तुम सभी के सभी लोग यहाँ पर सोच रहे हो कि यहाँ पर कोई सिचुएशन को ओपेरा परफॉर्मेंस चलने में लगा हुआ है क्या। तो वो काफी माफी मांगता है, उससे कहने लगता है कि तुम्हें काफी गलतफहमी हुई होगी, मैं अपने रीजंस, मेरे कुछ रीजंस थे एक्चुअली मैं बस यहाँ पर एक्ट करने में लगा था इससे पहले, क्योंकि मुझे इस बात का सस्पेक्ट है कि जो सॉन्ग जूफून है उसने मेरे फादर को मार दिया है और ऑनली स्पेक्सुलेंस का इस्तेमाल करने में लगा हुआ है, क्योंकि मेरे पास कोई भी एविडेंस नहीं है इस बात का और डायरेक्टली उस पर इल्जाम भी नहीं लगा सकता। और वो इस पूरे के पूरे मून गेजिंग पवेलियन में काफी ज्यादा अथॉरिटी भी बिल्ड करता है और सभी के सभी लोग उसकी बातों को भी सुनते हैं, यहाँ तक जो दो एल्डर्स हैं वो भी उसकी साइड में है, तो मैं एक्शन नहीं ले सकता राशली। ये सुनकर एमसी उससे क्या लगता है कि काफी ज्यादा अथॉरिटी है, तो वो एक्सप्लेन करते हुए उसे बताने लगता है क्योंकि जो मून गेजिंग पवेलियन है वो काफी ज्यादा पीसफुल लगे बाहर से, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। कई सारे जो फैक्शंस हैं वो पावर स्ट्रगल में एंगेज्ड है और ट्रीचियस और काफी डेंजरस प्लेस है ये जगह। कभी कभी तो आउटसाइडर्स वो इस बात को नहीं समझने वाले। और मैं तुमसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि जो सॉन्ग जूफू है वो काफी ज्यादा एम्बिशियस है और हमेशा यह इनहेरिट करना चाहता था पोजीशन को इस पेविलियन मास्टर को, लेकिन एक एल्डेस्ट बेटा होने के कारण मेरे जो फादर है वो पोजीशन सिर्फ और सिर्फ मुझको पास ऑन करने वाले थे, लेकिन मुझे इस बात का सस्पेक्ट है कि इसी कारण वो हार्बर्ड करता है रिसेंटमेंट मेरे खिलाफ और मैं अपने फादर को ही मारने के बारे में सोच लिया। इसको सुनकर एमसी क्या लगता है ये जो प्लॉट है वो काफी ज्यादा फैमिली लगने में लगा हुआ है। ये बात सुनकर वो क्या लगता है कि अब तुम्हें मेरी बात समझ में आ चुकी है, मेरी जो सिचुएशन है वो काफी डेंजरस है, तो मैं लगता है कि तुम यहाँ पर बच पाओगे, तो मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ यहाँ से भागने का, और इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम सॉन्ग जू के खिलाफ अगेंस्ट नहीं टर्न होना चाहिए, तुम पहली फुर्सत में यहाँ से निकाल जाओ ताकि मैं तुम्हें बचा सकूं। अब सिर्फ और सिर्फ तुम ही एक ऐसे बंदे हो जो कि जिन पर मैं भरोसा करता हूं, तुम मेरी मदद कर सकते हो सॉन्ग जूफू को सबड्यू करने में और मेरे फादर की स्पिरिट को हेवन में कंफर्ट करने के लिए। इसकी ये बात सुनकर हमारा एमसी इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और वो अपने सोने में लगा हुआ। तो यंग मास्टर उससे क्या लगता है कि ब्रदर शू
अभी तक आपको ड्रैगन क्लॉ फ्लावर्स नहीं मिला होगा ना। एक्चुअली मेरे पास अभी भी एक हिडन बचा हुआ है, जब तक तो मेरी मदद करने के लिए तैयार। और जैसी फ्लावर की बात आती है तो हमारा एमसी तुरंत एक्टिव हो जाता है और उससे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो वो तुरंत मुझे प्रोवाइड करवा दो। मैं तुम्हारे लिटिल ब्रदर को अच्छे तरीके से सबक सिखाऊंगा और जब वो इतनी तेजी से आता है तो वो काफी डर जाता है और कहने लगता है कि मैं तुमसे कहा था ना कि मेरी तुम कंडीशन तो सुन लो, लेकिन तुम्हें इतना ज्यादा क्लोज आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। तभी एक पावरफुल अटैक उड़ता हुआ उसकी तरफ आने लगता है। इसको देखकर एमसी तुरंत उसे नोटिस कर लेता है और अपने पावरफुल अटैक से उसको डिप्लेट कर देता है। और वो बंदा जो कि मार पड़ी थी हमारे एमसी की तरफ, उससे कहने लगता है कि तो अच्छा, तो अब समझ में आया, तुम तो अभी के सभी लोग मिलकर एक साथ काम करने में लगे हो, तो आज मैं तुम्हें एलिमिनेट करने वाला, तुम विलन्स कहेंगे और अपने फादर का बदला लूंगा तुमसे। और इसी सरप्राइजिंग न्यूज के साथ मैं इस पार्ट को खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, साइनिंग आउट।